Hi everyone. So in this video we are starting a new chapter, that is chapter number या यूनिट हम कह सकते हैं 4th है और सीक्वेंस में देखोगे तो ये चैप्टर नंबर 7 है आपका। विटामिन एम, इसे विटामिन भी बोल सकते हैं, ये आपके ऊपर है आप क्या बोलते हो। चैप्टर रीड करने से पहले रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड पार्ट है, क्वेश्चन आंसर वो हम देखेंगे। इसमें एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है, ये एम क्या है वो भी हम जानेंगे और किसके लिए यूज हुआ है वो भी जानेंगे। दादा और नाना और जो रवि है उसकी कहानी है, रवि की मम्मी है, रवि के पापा हैं स्टोरी में। बहुत ही प्यारी कहानी है, विल रीड अबाउट इट। नाउ लेट अस जस्ट डू द क्वेश्चन आंसर, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, क्योंकि मैं बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी बना चुकी हूँ 9th स्टैंडर्ड के लिए। इस चैनल पे बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है, वीडियोस मिल नहीं पा रही हैं बच्चों को। तो जो दूसरा वाला चैनल है जानकी स्टडी कॉर्नर, मैं 9th से 12th तक का जो सिलेबस होगा वो उस चैनल पे मैं स्टार्ट करना चाह रही हूँ। तो आप लोग क्या सोचते हैं प्लीज लेट मी नो, है ना, प्लीज बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत हौच पौच हो रहा है। यहाँ हम रहने देते हैं 1st to 8th रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो चैनल है जानकी स्टडी कॉर्नर, वहाँ पे 9th और नेक्स्ट ईयर 10th की भी बुक्स चेंज होंगी। जो भी बुक्स चेंज होती जा रही है या नेक्स्ट जो सिलेबस है वो मैं कवर करूंगी 9th to 12th दूसरे वाले चैनल पे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड फॉर नोट्स यू कैन कनेक्ट, आप किसी भी सब्जेक्ट्स के नोट्स परचेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट नोट्स आर अवेलेबल देयर, बट यू हैव टू परचेज दैट, नोट्स आर नॉट फ्री, सो प्लीज कनेक्ट अकॉर्डिंगली, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। So पहला है from your experience with an elderly person at home or in your neighborhood, complete the following graphic organizer। यहाँ ये जो ग्राफ दिया हुआ है इसे हमें कंप्लीट करना है। आपका क्या एक्सपीरियंस है किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति के साथ, चाहे वो आपके घर में हो या फिर बाहर हो। तो जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, व्हाई शुड वी केयर फॉर एल्डरली, हमें जो बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनकी मदद क्यों करनी चाहिए, उनका ध्यान क्यों रखना चाहिए। जिसका आंसर है दे हैव केयर्ड फॉर अस थ्रू आउट आवर लाइव्स, मतलब वो हमारी पूरी जिंदगी में उन्होंने हमारी केयर की है। दे नीड आवर सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट, उन्हें भी हमारे सपोर्ट और रिस्पेक्ट की जरूरत है। दे हैव वैल्यूएबल एक्सपीरियंस एंड विजडम, उनके पास उनकी लाइफ इतनी जी चुके हैं वो कि उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, चतुराई है, जो भी चीजें उन्होंने सीखी है लाइफ से। एंड केयरिंग फॉर देम इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन्होंने हमारे लिए इतना किया है तो हम उनकी केयर करें, है ना। इसको आप सिंपल भी आंसर लिख सकते थे, मैंने अच्छे से समझा दिया है। आप इतना भी लिख सकते थे कि इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ एल्डरली पीपल, राइट। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एल्डरली, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं बुजुर्ग लोगों को, क्या क्या फेस करना पड़ता है। सो पुअर हेल्थ, उनको हेल्थ इश्यूज होते हैं। वीक आई साइट, जो नजर होती है वो कमजोर हो जाती है। सुनना कम हो जाता है। मेमोरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, याद रहना कम होने लगता है। देन लोनलीनेस, अकेला फील करते हैं वो। चलने में डिफिकल्टी होती है और दूसरों पे वो डिपेंडेंट ज्यादा हो जाते हैं ना, अपने हेल्प, अपने काम, रोजमर्रा के काम के लिए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है एल्डरली पीपल फेस करते हैं। देन व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजंस फॉर द प्रॉब्लम फेस्ड, ये जो भी प्रॉब्लम्स हुई है इसका रीजन क्या हो सकता है। तो सबसे तो मेन तो यही है कि ओल्ड एज है, फिजिकल वीकनेस है, इलनेस है, बीमारी वगैरह, लिविंग अलोन, अकेले रहना, लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट ना होना, एंड रिड्यूस्ड मोबिलिटी, उनका जो चलना फिरना है वो कम हो जाता है क्योंकि अधिकतर समय वो घर में ही रहते हैं ना। तो इन्हीं कारणों से ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। नाउ अब हम कैसे टेक केयर करें, एल्डरली पीपल हैं उनकी हम कैसे उनका ध्यान रख सकते हैं। सो स्पेंड टाइम विद देम, उनके साथ टाइम बिताकर। हेल्प देम विद डेली टास्क, उनके जो डेली टास्क हैं उसमें उनकी मदद करके, उनको मेडिसिन टाइम पे देके। एक कंपनी देम आउटसाइड, जब वो बाहर कहीं जा रहे हैं तो उनको हम साथ दे सकते हैं। उनका रिस्पेक्ट देना, उनको उनकी बातों को सुनना और उन्हें प्यार और पेशेंस के साथ बैठकर सुनना और उन्हें अपना प्यार जताना, है ना। इस तरीके से हम केयर कर सकते हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति एक बच्चे के समान हो जाता है, तो हमें जैसे बच्चे की केयर करते हैं, जैसे बच्चे को लाड करते हैं, प्यार करते हैं, उसी तरीके से बुजुर्गों का भी ध्यान रखना चाहिए, ओके। चलिए अब हम चैप्टर स्टार्ट, अच्छा एक और क्वेश्चन है, एक तो और है इसमें, देख लेते हैं। फिल इन द टेबल गिवन बिलो, यू मे चेक योर आंसर्स विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी। जैसे फ्रेल मतलब होता है वीक एंड डेलिकेट, ओके, मतलब जो बहुत नाजुक सा होता है उसे कहा जाता है। देन नेक्स्ट इज शडर मतलब होता है शुक बिकॉज ऑफ फियर और अनप्लेजेंट मेमोरी। एक होता है अचानक से, मतलब घबरा जाना, है ना, सदमे में कांप जाना। कभी कभी कुछ ऐसा होता है ना एक्सपीरियंस, जो हम एकदम से देख के कुछ याद आ जाता है और हम एकदम से डर जाते हैं, वैसा। पोकी मतलब होता है बहुत स्मॉल, छोटा सा, वेरी स्मॉल, क्रैम्प्ड, जिसमें मतलब बहुत कम स्पेस हो।
फॉरबिड मतलब मना करना, टू नॉट अलाउ और प्रोहिबिट। देन पॉटरिंग, पॉटरिंग मतलब क्या होता है, इसका मैं हिंदी मीनिंग भी बता रही हूँ, आप लोग साथ के साथ लिखते चलेंगे। पॉटरिंग मतलब होता है कि जैसे छोटे छोटे रोजमर्रा के काम करना, जैसे अपने कपड़े फोल्ड कर दिए, अपनी दवाइयां एक जगह संभाल के रख दी, है ना, मतलब छोटे छोटे काम करना, डूइंग स्मॉल जॉब स्लोली एंड कैजुअली। देन विंस्ड मतलब क्या होता है, विंस्ड यानी कि दर्द, पेन, ठीक है, या एम्बेरसमेंट मतलब कि जो हम किसी के सामने कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं ना, डिस्कम्फर्ट ऑन द फेस, चेहरे के भाव बदल जाते हैं, वैसा कुछ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थिंक ऑफ अ ट्रेडिशन, स्टोरी और रेसिपी पास डाउन बाय ग्रैंड पेरेंट्स और एन एल्डरली रिलेटिव इन योर फैमिली। आपको कोई एक ट्रेडिशन, स्टोरी या कोई रेसिपी याद करनी है जो आपके बुजुर्गों ने या आपके फैमिली मेंबर्स ने पास डाउन किया हो, मतलब उनसे किसी और ने सीखा हो, फिर किसी और ने। व्हाट डज इट मीन टू यू, इससे आपको क्या, आपके लिए क्या मायने रखता है, एंड हाउ डज इट कनेक्ट यू टू योर ग्रोइंग अप ईयर्स, शेयर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। तो आपको अपना एक्सपीरियंस बताना है कि उस मेमोरी के साथ आप कैसे रिलेटेड है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक सैंपल आंसर दिया है, माई ग्रैंड मदर टॉट मी हाउ टू मेक ट्रेडिशनल खीर ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। ये जैसे मैंने बड़े का एग्जाम्पल दिया, आपने, आपके दादाजी ने या दादी जी ने या कोई भी पड़ोस के बुजुर्ग ने आपको क्या सिखाया वो आप बता सकते हैं, ठीक है। शी ऑल्सो टोल्ड मी स्टोरीज, ये आप ऐड कर सकते हैं, about honesty and kindness from her childhood. These memories remind me of my family values and make me feel connected to my grandparents. They also help me understand the importance of respecting elders and preserving our tradition, कि किस तरीके से हम अपने elders की respect कर सकते हैं और अपने tradition को आगे बढ़ा सकते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन हमने देख लिए, अब हम चैप्टर रीड करते हैं। सो चैप्टर स्टार्ट होता है, रवि एक बच्चा है और उसकी मम्मी है, तो उन दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। ओके, चलिए देखते हैं। आई विश, said Ravi's mother, hurriedly putting some green, red, and orange tablets on a saucer, that somebody would invent a memory vitamin M, they could call it, and we could give it to old people who help them improve their memories. तो ऐसा कहती हैं रवि की मम्मी बोलते हुए, जैसे एक ट्रे है, सॉसर यानी होता है ट्रे वगैरह, उसमें वो दवाइयां रख रही हैं, कलरफुल दवाइयां, और ये कह रखते हुए वो बात कर रही हैं कि काश ऐसा होता। आई विश मतलब कि मैं ऐसा सोचती हूँ कि काश ऐसा होता कि कोई एक ऐसी टैबलेट बनाता जिसका नाम रखता विटामिन एम। एम से एम जो है यहाँ पर मेमोरी के लिए यूज हुआ है, ठीक है, कि काश कोई ऐसी दवा इन्वेंट करता, उसको खोज करता जिससे कि मेमोरी को वापस ला सके, या कोई मेमोरी किसी की वीक हो रही है तो उसको हम दें और उसकी मेमोरी ठीक हो जाए, है ना। वो चाहे तो उसे क्या कॉल कर सकते हैं, विटामिन एम कॉल कर सकते हैं, ताकि हम ऐसी दवाई बनने पर बुजुर्ग लोगों को दे जो कि इंप्रूव करेगी उनकी मेमोरीज को, ठीक है, इतना क्लियर है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नाउ सॉसर का मतलब होता है ट्रे, तो ये आप लिख लेना, ठीक है। अब जैसे चुप कराते हैं ना, ऐसा बोलते हैं, तो वैसे करते हुए कहता है रवि, है ना, ग्रैंडपा आई विल हियर यू, सेड रवि। रवि कहता है कि मम्मी, ग्रैंडपा जो है, दादाजी जो है आपको सुन लेंगे, या नाना जी जो है आपको सुन लेंगे। पॉइंटिंग टू द फ्रेल ओल्ड फिगर सिटिंग इन द रॉकिंग चेयर होल्डिंग द न्यूज़पेपर इंचेस फ्रॉम हिज नोज टू रीड इट। इसका मतलब क्या है, रवि कहता है कि मम्मी आप धीरे बोलो, नहीं तो दादा नाना जी सुन लेंगे। और वो ऐसा किसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है, पॉइंटिंग, किसकी तरफ पॉइंट करते हुए, फ्रेल मतलब मैंने बताया था आपको, वीक, नाजुक जो लोग होते हैं उनके बारे में, है ना, तो मतलब कमजोर है। ओल्ड फिगर यानी जो बूढ़े व्यक्ति हैं, उनकी ओर इशारा करके। वो कहाँ पे बैठे हुए हैं, रॉकिंग चेयर। रॉकिंग चेयर मतलब होता है जो झूलने वाली कुर्सी होती है ना, जिसपे हम आगे पीछे इस तरीके से झूल झूल के पढ़ते हैं या कोई चीज, तो वहां पर वो न्यूज़पेपर लेकर बैठे हुए हैं घर के कोने में। ये देखो, ये रहा, ये देखो, है ना, न्यूज़पेपर, और बिल्कुल पास में लेके न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, नोज के पास, मतलब कि उनको इससे क्या पता चलता है कि उनकी आईसाइट वीक है। तो दादाजी की तरफ इशारा करते हुए रवि कहता है कि मम्मी धीरे बोलो, नहीं तो सुन लेंगे। तो मम्मी क्या कहती है, डोंट वरी, आई डाउट वेदर ग्रैंडपा कैन हियर मी। कहते कि अरे घबराओ मत, मुझे नहीं लगता कि दादाजी जो है, नाना जी जो है, सॉरी मैं दादाजी बार बार बोल रही हूँ, नाना जी जो है वो हमें नहीं सुन पा रहे, आई थिंक। He doesn't hear too well or see too well or even remember too well these days. वो कहती हैं, आगे बात को बढ़ाते हुए कहती हैं कि आजकल तो उन्हें ना ठीक से सुनाई देता है, ना ठीक से दिखाई देता है ना, और यहाँ तक कि अब तो चीजें भी उनको रिमेम्बर यानी याद नहीं रह पाती हैं ठीक से। आई एम ग्लैड दैट योर हॉलीडेज हैव स्टार्टेड फ्रॉम टुडे। तो फिर कहती है रवि की मम्मी की मुझे खुशी है कि आज से तुम्हारी छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं। नाउ यू कैन लुक आफ्टर हिम। अब तुम अच्छे से उनका ध्यान रख सकोगे। लास्ट मंथ वॉज, और ऐसा बोलते बोलते वो रुक जाती कि पिछले महीने तो, इतना बोला उन्होंने और फिर रुक गई। शी स्टॉप्ड एंड शडर्ड एट द मेमोरी। शडर्ड मतलब मैंने आपको बताया था
कांप जाना, कोई पुरानी कोई ऐसी घटना जो अच्छी नहीं हो उसको याद करके हम जब डर जाते हैं, कांप जाते हैं, उसे कहा गया है। तो वो पिछले महीने की कोई बात बोलते बोलते रुक जाती है और थोड़ा सा घबरा जाती है, उनको कुछ याद आ जाता है ना। अब हम पिछले महीने की कहानी आगे दी गई है वही पढ़ रहे हैं ना। It was only last month that Ravi's grandpa had come to live with them because he was getting too old to live on his own. रवि के जो नाना जी हैं वो पहले अकेले रहा करते थे गांव में या कहीं पर भी जहां उनका घर था, लेकिन अब वो अकेले नहीं रह सकते क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, अब अकेले अपनी चीजें नहीं कर सकते खुद से, है ना। तो इसीलिए वो पिछले महीने ही रवि के पास रहने के लिए आए हैं। इट हैड बीन अ डिफिकल्ट मंथ विद ग्रैंडपा हैविंग टू बी एडमिटेड टू द हॉस्पिटल बिकॉज ही absent mindedly took a double dose of his medicines and then gave them several anxious moments, which he got lost on one occasion. He went for a walk and forgot the way back home. इस पूरे का मतलब क्या है, वो लास्ट मंथ की बात बता रहे हैं कि हुआ क्या था कि वो अब अकेले नहीं रह सकते थे तो यहाँ आ गए। नाउ पिछला महीना जो है बहुत मुश्किल भरा था क्योंकि उन्होंने क्या किया, गलती से उन्होंने भूल गए और एक बार की दवाई को उन्होंने डबल डोज 2 बार खा लिया, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। और बहुत सारे ऐसे सेवरल एंशियस मतलब होता है चिंता करने वाला या चिंतित, ठीक है। ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई जिसके कारण उनको बहुत चिंता भरे पल साथ में हॉस्पिटल में बिताने पड़े। ओके नाउ उसके बाद फिर क्या हुआ, एक बार जब वे बाहर घूमने गए, है ना, फॉर अ वॉक, जब टहलने गए तो वो घर का रास्ता ही भूल गए, ठीक है। वो वहां से रिटर्न आना ही भूल गए और इसी कारण से जो फैमिली मेंबर्स है उनको बहुत सारे चिंता भरे पल बिताने पड़े घबरा कर कि अब उनको क्या होगा, उन्होंने दवाई गलत खा ली, हॉस्पिटल में एडमिट हैं या कहीं बाहर गए, उन रास्ता ही भूल गए, है ना। तो ये सारी चिंता उनको हो रही थी। नाउ ग्रैंडपा हैड गॉट वेरी अपसेट व्हेन हिज डॉटर रवीज मदर इंसिस्टेड दैट ही शुडंट गो आउट अलोन अगेन। लेकिन जब वो रास्ता भूल गए तो उसके बाद उनकी लड़की ने उन्हें कहा होगा कि अब आप अकेले बाहर नहीं जाएंगे, है ना, अलोन, अकेले नहीं जाएंगे बाहर। लेकिन दादाजी इस बात से, नाना जी जो है इस बात से अपसेट हो गए, अपनी बेटी से गुस्सा हो गए कि क्यों ऐसा बोल रही है कि मैं अकेले नहीं जा सकता। I'll have you know, Vidya, my dear, he had told his daughter with a trace of the firmness that had been a natural part of his job as a lawyer, that I have been looking after myself for the better part of my 75 years. अब मतलब एक होता है ना, किसी ने डांट दिया तो उल्टा डांट तो नहीं सकते, बट हाँ एक थोड़ी वैसी नजर से देखना, दृढ़ता भरी नजरों से देखना, कि सख्ती से देखना कि ठीक है मैं तुम्हें बता दूंगा जब भी मैं कहीं बाहर जाऊंगा। तो उनकी आवाज में जो दृढ़ता थी ना, वो एक आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस जो दिख रहा था, वो उसकी झलक थी कि वो एक लॉयर रह चुके हैं, है ना, वकील रह चुके हैं। तो जिसके कारण से उनकी आवाज कुछ उस तरीके की थी। और फिर कहते हैं मैंने अपनी जो 75 इयर्स की जिंदगी है उसका ज्यादातर हिस्सा अपनी देखभाल खुद ही करके बिताया है ना, वो ऐसा बोलते हैं उसको। फिर आफ्टर योर मदर डाइड 10 years ago, I took over her duties as well and have been cooking, shopping and keeping house too. अब जब 10 साल पहले तुम्हारी मम्मी नहीं रही तो भी फिर मैंने तो उनके काम भी खुद ही करने लगा, खाना बनाने का, शॉपिंग करने का, घर को भी मैं ही संभाल रहा था, है ना। फिर तुमने मुझे फोर्स किया, फर्स्ट यू फोर्स मी टू कम एंड लिव, फिर तुमने मुझे यहाँ बुला लिया फोर्स करके, विद यू इन दिस पॉकी लिटिल फ्लैट, ऐसे छोटे से, पॉकी मतलब मैंने बोला था आपको कंजेस्टेड, जिसमें बहुत कम स्पेस हो, छोटे से फ्लैट में बुला लिया। गांव के लोग क्या होते हैं, खुले खुले में रहते हैं ना, तो उनको फ्लैट्स वगैरह सिस्टम समझ नहीं आता, बंद बंद सा फील होता है। तो ऐसा कहते हैं, इन दिस हॉरिबल क्राउडेड सिटी एंड देन यू थिंक यू हैव द राइट टू फॉरबिड मी टू गो आउट ऑन माई ओन। और फिर वो ऐसा कहते हैं कि मैं इतना सब कर रहा था, वहां अच्छे से रह रहा था, तुमने जिद करके मुझे यहाँ बुला लिया और इस छोटे से फ्लैट में रख रखा है, इतना क्राउडेड सिटी है, इतनी भीड़ भाड़ है, इतनी डरावनी जगह है, मतलब उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर, सिंपल सी बात है। और फिर तुम ऊपर से ये भी सोच रही हो कि तुम मुझे मना करोगी, फॉरवर्ड मतलब मैंने क्या बोला था, नॉट अलाउ, है ना, मना करना, और तुम मुझे मना करोगी कि मैं बाहर भी अकेले नहीं जा सकता। मतलब उन्हें ऐसा लग रहा था वो किसी बंदिश में पड़ गए हैं, है ना। तो ऐसा वो अपनी लड़की को बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, ग्रैंडपा हेटेड द नॉइज एंड बसल ऑफ सिटीज लाइफ एंड व्हेन दे वर ऑन देयर ओन ही ऑफन स्पोक लॉन्गिंगली ऑफ हिज स्मॉल ब्रिक हाउस इन टाउन। अब बसल मतलब होता है बिजी एक्टिविटी, बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह। तो दादाजी जो शहर में जो शोर होता था, नाना जी बोलना चाहिए, आप प्लीज अंडरस्टैंड करिएगा कहीं पर गलती होती है तो नाना जी जो शहर में शोर शराबा है ना,
बसल यानी कि बिजी एक्टिविटीज हैं, सब लोग बिजी हैं, वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। जब वे अपने परिवार के साथ कभी भी अकेले बैठते थे ना, कभी भी साथ में बैठते थे, तो वो जो गांव में उनका ब्रिक हाउस था, छोटा सा ईंट का बना हुआ घर था, वो उसी के बारे में बात करते रहते थे। सच अ वंडरफुल प्लेस, कि वो कितनी अच्छी जगह थी, है ना। वो बताते हुए कहते हैं, विद दैट बिग मैंगो ट्री इन द गार्डन, वहां आंगन में एक आम का पेड़ था। इट इज सो क्वाइट दैट एट डस्क यू कैन एवर इवन हियर अ लीफ फॉल, वहां इतनी शांति होती थी कि शाम के समय तो आप देख सकते हो कि एक पत्ता भी अगर गिरता है जमीन पे तो उसकी भी आवाज आती होगी। कैन यू इमेजिन कि लीफ फॉल, पत्ता कितनी आराम से गिरता है, उसकी भी आवाज आ रही है, तो कितनी वहां पे शांति रहती होगी। और दादाजी शहर में बहुत शोर शराबा सुन रहे हैं, इसलिए वो एक्सपीरियंस अपना बताते कि उन्हें वहां अच्छा लगता था। बट देन ग्रैंडपा हैड स्लिप्ड एंड फॉलन इन द गार्डन लेट वन इवनिंग व्हाइल ही वाज पॉटरिंग अराउंड एंड लेन आउटसाइड ऑल नाइट बिकॉज देयर वाज नो वन एट द होम टू हेल्प हिम। अब अब क्या हुआ, वो अपने वहां की बात बता रहे थे, गांव की, जहां भी वो टाउन में रहा करते थे। अब जब वो उस वक्त पॉटरिंग यानी गार्डन के, बगीचे के, गार्डन के छोटे छोटे काम कर रहे थे। पॉटरिंग मतलब मैंने आपको बताया था ना, छोटे छोटे काम करना। तो गार्डन के जब छोटे छोटे काम कर रहे थे तो वो वहीं पर गिर गए और फिसल कर गिर गए, है ना, और स्लिप हो गए। और फिर वो रात भर वहीं पड़े रहे, क्योंकि उन्हें कोई भी वहां उठाने वाला नहीं था, हेल्प करने वाला उनकी नहीं था। दैट वॉज अ मंथ एगो एंड इट मेड रवीज मदर लॉक अप द टाइनी ब्रिक हाउस एंड ब्रिंग ग्रैंडपा टू लिव विद देम। और वहीं से क्या हुआ, रवि की मम्मी मजबूर हुई कि नहीं, अब यहाँ इनको अकेले नहीं छोड़ सकते। उन्होंने वो जो ईंट का घर था उसमें ताला लगाया और दादा नाना जी को फिर अपने साथ लेकर आ गए रवि के घर। ओके, नाउ whatever happens रवि, you are not to let grandpa go out on his own। अब रवि की मम्मी बाहर जा रही हैं क्योंकि वो जॉब करती हैं, तो रवि को समझा रही हैं। क्या कहती हैं कि कुछ भी हो जाए तुम दादाजी को बाहर अकेले नहीं जाने दोगे। इट्स टू डेंजरस शी इंस्ट्रक्टेड, एडिंग डिटेल्स ऑफ मेडिसिन टू बी गिवन टू ग्रैंडपा आफ्टर लंच। और फिर ये बहुत खतरनाक हो सकता है, ऐसे इंस्ट्रक्शन देते हुए कहती हैं। साथ ही साथ वो मेडिसिन की डिटेल भी बताती हैं कि लंच के बाद तुम्हें नाना जी को कौन सी दवाइयां देनी है। टर्निंग टू हर फादर शी सेड, आई एम ऑफ टू वर्क पापा, रवि विल बी हेयर टू लुक आफ्टर यू। और वो फिर अपने पिताजी की तरफ, मतलब रवि के नाना जी की तरफ मुड़ती है और कहती है कि पापा मैं जा रही हूँ जॉब पे, काम करने जा रही हूँ, तो रवि आपका ध्यान रखेगा। हिज हॉलीडेज हैव बिगिन फ्रॉम टुमारो, आज से इसकी छुट्टियां जो है चालू हो गई, तो ये घर पे ही रहेगा, आपका ध्यान रखेगा। नाउ रवि विंस्ड मतलब होता है शोड एन एक्सप्रेशन ऑफ एम्बेरसमेंट। एम्बेरसमेंट मतलब होता है कि एकदम जैसा अच्छा फील ना करना, है ना, चेहरे के भाव बदल जाना। मैंने पहले भी आपको बताया था। तो इसका मतलब क्या है कि जब रवि की जो मम्मी है वो इतनी जोर जोर से बोलती है ना, रवि विंस्ड एट ओवर लाउड टोन हिज मदर यूज्ड व्हेन स्पीकिंग टू ग्रैंडपा एज दो शी वाज स्पीकिंग टू अ चाइल्ड हु कुडंट हियर और अंडरस्टैंड टू वेल। रवि एकदम आश्चर्यचकित होकर देख रहा था कि कितनी तेज आवाज में, ओवर लाउड यानी बहुत ऊंची आवाज में, रवि की माँ जो है उसके दादाजी से बातचीत कर रही है, जैसे वो किसी बच्चे से बात कर रही हो, जो कि ना तो सही से सुन पा रहा है ना सही से समझ पा रहा है, अंडरस्टैंड, है ना। जैसे बच्चों को नहीं हम जोर जोर से समझाते हैं, वैसे बोल रही हैं। लेकिन आगे दिया है, ग्रैंडपा कंटिन्यूड टू रॉक जेंटली एंड गेव नो साइन दैट ही हैड हर्ड और हर एट ऑल। और उसके बाद दादाजी जो है ना वो एकदम सीधे रॉक की तरह, पत्थर की तरह बैठे रहते हैं। वो कोई भी साइन नहीं बताते, मतलब ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं शो करते कि हाँ रवि की मम्मी की बात उन्होंने सुनी या नहीं सुनी, है ना, चुपचाप सुनते रहते हैं जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो, कोई रिएक्शन नहीं देते। आगे देखते हैं। So, don't worry mama, रवि promised, looking at his mother's anxious face। रवि की मम्मी घबराई हुई थी अकेले नाना जी को छोड़कर जाने में, तो रवि अपनी माँ को समझाता है, मम्मी घबराओ मत, मैं अपना प्रॉमिस रखूंगा और उन्हें उनका ध्यान रखूंगा। He felt sorry for her, उसे बुरा लग रहा था कि उसकी मम्मी टेंशन में है। फिर कहता है, you go to work, grandpa will be fine at home with me, कि आप अपने काम पर जाओ, नाना जी बिल्कुल ठीक रहेंगे मेरे साथ घर पे। नाउ अब चली जाती है वो, तो अब नाना जी और रवि के बीच में क्या बातचीत हुई है वो बताया गया है। शैल वी प्ले चेस और वॉच द क्रिकेट मैच ऑन टीवी ग्रैंडपा, रवि आस्क्ड आफ्टर हिज मदर लेफ्ट। जैसी रवि की माँ जाती है तो रवि नाना जी से पूछता है कि क्या हम चेस खेलें या टीवी के ऊपर मैच देखें। ग्रैंडपा प्लेड अ ग्रेट गेम ऑफ चेस, वेरी कूल एंड कनिंग, एंड रवि फाउंड दैट हिज own game had improved greatly ever since grandpa had come to live with them। रवि जो है
रवि को इतना समझ में आ गया था कि ग्रैंडपा बहुत अच्छा गेम खेलते हैं चेस का, वो बहुत कूल है, शांति से और समझदारी, कनिंग मतलब चतुराई से खेलते हैं। रवि को ऐसा एहसास हो रहा है कि उसका खुद का गेम इम्प्रूव हो गया है जब से नाना जी उनके साथ रहने आए हैं। उनके साथ खेल खेल कर रवि का खुद का भी गेम इम्प्रूव हो गया है। दैट्स द ओपनिंग मूव Karpov made when he played against the computer. He would tell Ravi as he moved a piece, or you are making the same mistakes that Bobby Fischer made in his historic match against Spassky. अब देखो ये यहाँ पर क्या है, दादाजी जब जब भी वो अपना नेक्स्ट मूव चलते हैं तो वो किसी ना किसी फेमस चेस प्लेयर का नाम लेते हैं कि अरे ये ओपनिंग तो बिल्कुल वैसी थी जैसे कि इस पर्सन ने, कार्पोव एक फेमस चेस के प्लेयर हैं, उन्होंने कंप्यूटर के अगेंस्ट जब गेम खेला था उसमें जो चली थी ये तो बिल्कुल वैसा ही है। मतलब उन्हें एक एक चेस प्लेयर्स जो अच्छे खेल चुके हैं या गेम्स के बारे में अभी तक याद है। और फिर अरे जैसे अगर रवि ने कोई मिस्टेक कर दी तो तुमने तो सेम मिस्टेक कर दी जो बॉबी फिशर ने की थी हिस्टोरिक मैच जो स्पास्की के अगेंस्ट था, किसी कंट्री के अगेंस्ट, है ना। तो आप समझ रहे हो कि उनको एक एक इवेंट याद है। कहते नहीं है जैसे अभी क्रिकेट का मैं आपको एग्जांपल दूं कि कोई ऐसा सिक्स मारता है तो कहते हैं अरे ये तो सेम वैसा हो गया जैसा कि उस मैच में उस प्लेयर ने किया था, है ना। तो कंपेयर करना ये कब पॉसिबल है, जब आप बहुत बड़े फैन हो, आप एक एक चीजों को अच्छे से देखते हो। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ तो डाउट कर रहे हैं लोग कि उनकी मेमोरी लॉस हो रही है, उन दादा नाना जी को कुछ याद नहीं रह रहा, बट कैन यू इमेजिन कि उनको नाम प्लेयर के याद है, एक एक मूव याद है ना। नाउ सेम वही डाउट जो मुझे आ रहा है रवि को भी आया। हाउ कैन ही रिमेंबर ऑल दोज थाउजेंड्स ऑफ चेस गेम्स एंड स्टिल फॉरगेट द नेम्स ऑफ पीपल ही मीट्स ऑफन। रवि वंडर्ड, रवि को बहुत आश्चर्य होता है कि अरे इतने हजारों गेम्स हुए, उनको याद कैसे, एक एक मूवमेंट कैसे हुआ था, और जो लोग उससे उनसे हमेशा मिलते रहते हैं उनके नाम तो फॉरगेट यानी कि भूल जाते हैं। ये कैसे पॉसिबल है, राइट। नाउ यस, सेट आउट द चेस बोर्ड, said grandpa, putting his paper down. I'll just walk across to the corner shop to see if the Tamil newspaper has arrived. फिर क्या कहते हैं ग्रैंडपा कि ठीक है तुम चेस बोर्ड सजाओ, चेस बोर्ड को लगाओ, उस पे जो भी वो प्लेयर्स होते हैं उनको रख के, और फिर आप सजाओ जब तक मैं आ रहा हूँ, पास की कॉर्नर की शॉप पे जा रहा हूँ देखने की तमिल भाषा में जो न्यूज़पेपर आता है वो आया कि नहीं आया। ठीक है, मतलब नाना जी जो है बाहर जाने की बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं। तब रवि कहता है पापा यूजुअली बाइज यू द तमिल न्यूज़पेपर ऑन हिज वे होम, बट इफ यू वांट इट इमीडिएटली आई विल गो नाउ एंड बाय इट फॉर यू, रवि ऑफर्ड। तो रवि कहता है कि पापा तो हर रोज आते वक्त आपके लिए तमिल न्यूज़पेपर लेकर ही आते हैं, लेकिन अगर आपको इमीडिएटली चाहिए, तुरंत चाहिए, तो मैं जाकर आपके लिए ला सकता हूँ। आई होप यू आर नॉट गोइंग टू बी अ टायरसम एज योर मदर रवि। फिर दादाजी कहते हैं कि रवि मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी मम्मी की तरह एकदम बोरिंग नहीं होगे कि मुझे जैसे वो ट्रीट करती है बच्चे जैसा। हैज शी टोल्ड यू नॉट टू लेट मी गो आउट ऑन माई ओन, क्या उसने तुम्हें मना किया कि मुझे अकेले बाहर नहीं जाने देना। टोल्ड यू टू कीप मी अ प्रिजनर हियर, हैज शी, क्या उसने ऐसा कहा कि मुझे यहाँ पर कैदी की तरह रखना जैसे जेल में कैदियों को रखते हैं। ग्रैंडपा लुक्ड सस्पिशियस एट हिज थॉट। सस्पिशियस मतलब होता है एक आशंका भरी नजरों से देखना, ठीक है, शक की नजरों से देखना। तो संदेह भरी नजरों से देखते हुए दादाजी ने कहा क्या तुम्हारी माँ मना करके गई है क्या कि मुझे बाहर अकेले नहीं जाने देना, क्या तुम भी उसकी तरह करोगे। फिर रवि फेल्ट गिल्टी, रवि को बहुत अजीब सा लगता है थोड़ी देर के लिए, फॉर अ मोमेंट, देन क्विकली रिकवर टू से लॉयली ऑफ कोर्स नॉट ग्रैंडपा। थोड़ी देर तो बुरा लगता है कि हाँ मैं तो ऐसा ही कर रहा था, बट फिर वो बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है नाना जी, मामा वुड नेवर ट्रीट यू लाइक अ बेबी और अ प्रिजनर, मम्मी कभी आपको प्रिजनर या बच्चे की तरह ट्रीट नहीं करेगी। गुड सेड ग्रैंडपा क्राफ्टली, देन यूल हैव नो ऑब्जेक्शन टू मी गोइंग आउट। तो फिर दादाजी अब इस बात से सहमत होते हुए कहते हैं ठीक है, तो फिर तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं मैं बाहर जा रहा हूँ अकेले तो। अब आगे देखते हैं। He picked up his beautiful shiny black mahogany walking stick. mahogany लकड़ी का नाम है, पेड़ का नाम होता है, उसकी लकड़ी से बनी हुई स्टिक है। यहाँ पर ईगल शेप का आप देख सकते हो, विद अ ब्रास हैंडल, ब्रास का हैंडल है जो कार्व्ड है शेप में ईगल के हेड की तरह। पुट ऑन हिज ब्राइट येलो कैप, और फिर ऊपर वो ब्राइट येलो कलर की कैप पहनते हैं। एंड डिक्लेयर्ड आई विल बी बैक होम बिफोर यू कैन सेट अप द बोर्ड रवि। फिर रवि को कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन जब तक तुम चेस बोर्ड सजाओगे उससे पहले ही मैं आ जाऊंगा, है ना, तब तक तुम सजाओ मैं आता हूँ। नाउ आगे देखते हैं। ऑफ ही वेंट ट्वर्लिंग हिज वॉकिंग स्टिक जॉन्टली। ट्वर्लिंग मतलब होता है घुमाते हुए, छड़ी को घुमाना, ठीक है, जॉन्टली यानी हैप्पीली एंड कॉन्फिडेंटली।
ठीक है, मतलब एकदम उत्साह के साथ, एकदम खुशी के साथ, एकदम कॉन्फिडेंट होकर वो अपनी लकड़ी घुमाते हुए, छड़ी घुमाते हुए चलने लगे। लिविंग रवि इन अ डायलेमा, और रवि को उन्होंने एकदम डायलेमा में डाल दिया, असमंजस में पड़ रहा था कि क्या होगा। हिज ग्रैंडफादर वुड फील हर्ट इफ ही इंसिस्टेड ऑन accompanying him, and his mother would be furious if she knew Ravi had let him go out on his own. डायलेमा मतलब होता है दुविधा, ठीक है, लिख लेना। दुविधा यानी कि उसको समझ नहीं आ रहा था दो चीजों में डिसाइड क्या करे। अगर वो दादाजी को कहेगा मैं आपके साथ जा रहा हूँ तो उन्हें बुरा लग रहा है, अगर वो उन्हें अकेले जाने देता है तो मम्मी को गुस्सा आएगा, फ्यूरियस यानी मम्मी गुस्सा हो जाएंगे कि ऐसे अकेले क्यों जाने दिया। सो ही हर्ड द एलिवेटर डोर शट एज ग्रैंडपा वेंट डाउन। एलिवेटर का जो डोर था ना वो बंद हुआ जैसे ही दादाजी नीचे गए। रवि ने डिसाइड किया दैट ही वुड फॉलो ग्रैंडपा सीक्रेटली। रवि ने सोचा ठीक है ग्रैंडपा अकेले चले गए बट मैं उन्हें अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं पीछे पीछे उनका पीछा करूंगा एट अ सेफ डिस्टेंस, थोड़ी दूरी बनाकर उनके पीछे पीछे ही रहूंगा ताकि मैं श्योर करूं कि वो बिना किसी नुकसान के घर वापस आ जाए। ठीक है, तो वो भी पीछे पीछे चला जाता है। अब यहाँ पार्ट 1 फिनिश हुआ हमारा, कुछ क्वेश्चन है इनके आंसर्स देख लेते हैं तब आगे का पार्ट देखेंगे। सो व्हाई डिड ग्रैंडपा डिसलाइक लिविंग इन द सिटी विद हिज डॉटर, क्यों उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। सो ग्रैंडपा डिसलाइक्स लिविंग इन द सिटी बिकॉज इट वाज नॉइजी, क्राउडेड एंड द फ्लैट वाज वेरी स्मॉल, दैट इज पोकी। ही मिस्ड हिज क्वाइट brick house, the big mango tree, and the peaceful surrounding where he could even hear a leaf fall at dusk. Okay, now why did Vidya not want her father to go out alone? विद्या क्यों नहीं चाहती थी कि उनके जो पिताजी हैं वो अकेले बाहर जाएं? क्योंकि he had become old and forgetful, क्योंकि वो बूढ़े हो गए और वो चीजें भूलते हैं। Earlier he had taken a double dose of his medicine, और वो घर आने का रास्ता भी भूल गए थे। And has also fallen in garden where he remained outside all night without help. She feared for his safety, तो सेफ्टी के लिए घबरा रही थी। Then third is, was Ravi in favor of his grandmother treating grandpa like a child? How can you say so? जो मम्मी है रवि की वो एक बच्चे की तरह ट्रीट कर रही थी ग्रैंडपा को, तो क्या रवि इसके फेवर में था? आप कैसे कह रहे हैं कि था या नहीं था? तो आंसर है नो, फेवर में तो नहीं था। रवि वॉज नॉट इन फेवर ऑफ इट। ही विंस्ड व्हेन हिज मदर स्पोक टू ग्रैंडपा in an over loud voice as if he were a child who could not hear or understand. Ravi believed that grandpa should be treated with respect and dignity, not like a child. तो रवि उसके फेवर में बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जब रवि की माँ उन्हें जोर जोर से समझा रही होती है तो रवि बिल्कुल विंस्ड यानी एकदम आश्चर्य से देखता है कि कैसे बात कर रही है बच्चों की तरह। बुजुर्गों की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी डिग्निटी का ध्यान रखना चाहिए, उनको बच्चों की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। Then next is, would Ravi be able to keep up his promise to his mother? क्या रवि जो है इस लायक होगा कि वो अपनी मम्मी का प्रॉमिस रख पाएगा? तो आगे की स्टोरी से हमें पता चलेगा, देखते हैं आगे। आंसर नो, नॉट कंप्लीटली, पूरी तरीके से तो नहीं, बट पार्शियली यू कैन से yes. Although Ravi promised to look after grandpa, he could not stop him from going out alone. कहाँ रोक पाया वो? दादाजी तो गए ना बाहर, तो रोक नहीं पाया। Instead he decided to follow grandpa secretly from a सेफ डिस्टेंस टू मेक श्योर ही रिमेंड सेफ। तो लेकिन वो ये जरूर डिसाइड करता है कि वो पीछे पीछे जाएगा, बट वो रोक तो पाता नहीं है, तो पूरी तरीके से सही नहीं है बट पूरी तरीके से गलत भी है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन आंसर हमने देख लिए, पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा, लिखना है तो। नाउ नेक्स्ट इज, रवि रैन आउट ऑफ द बिल्डिंग जस्ट इन टाइम टू सी ग्रैंडपा's येलो कैप disappearing round the corner. Grandpa's first stop was the children park, where he bought himself a paper corn of peanuts and settled on a bench watching the children play. तो इसका मतलब क्या है? अब वो बाहर गए है ना, तो बाहर जा रहे हैं, उसके बाद क्या होगा? तो चलिए आगे देखते हैं। रवि रैन आउट ऑफ द बिल्डिंग, जल्दी से रवि पीछे भागता हुआ बिल्डिंग से बाहर निकला, जस्ट इन टाइम, एकदम ठीक समय पे, कि वो अपने दादाजी की येलो कैप को देख पा रहा था कि वो ओझल ना हो जाए। डिसअपियर मतलब गायब ना हो जाए, अभी दिख रही है, व्यक्ति कितनी भीड़ हो लेकिन वो येलो कैप दिख रही है, तो उसे देखकर वो समझ रहा है कि ठीक है दादाजी अभी वहां पर है। फिर ग्रैंडपा सबसे पहले जाते हुए कहाँ पर रुकते हैं? बच्चों का एक पार्क है, चिल्ड्रंस पार्क है, वहां पर रुकते हैं, जहां पर वो अपने लिए एक कोन शेप में ऐसे मूंगफली, पीनट्स यानी मूंगफली बिकती है ना भुनी हुई, उसे खरीदते हैं और वहां एक बेंच पे बैठते हैं और बच्चों को खेलते हुए देखते हैं। नाउ रवि फीलिंग वेरी फुलिश had to crouch behind a bush trimmed in the shape of an elephant to avoid being seen. रवि जो है एकदम
उसे बिल्कुल फुलिश यानी मूर्ख जैसा फील आ रहा था कि वह सबसे छुपने के लिए, क्राउच्ड मतलब होता है जैसे हम झुक जाते हैं ना आगे की तरफ, बेंड द बॉडी लो, नीचे की तरफ झुक जाते हैं, उसे कह रहे हैं ना। तो वो झुक कर एकदम जो एक घास को एलिफेंट शेप में कट किया गया है, ट्रिम किया गया है, उसके पीछे छुप जाता ताकि उसे दादाजी या कोई देख ना पाए। ही फेल्ट इवन मोर फुलिश व्हेन A small child came up to him and asked, "Are you playing hide and seek?" उसे और फुलिश यानी और बुरा तब लगता है जब एक छोटा सा बच्चा उसके पास आके कहता है, क्या तुम छुपन छुपाई खेल रहे हो जो तुम यहाँ छुपे हुए हो? आई कैन शो यू अ बेटर प्लेस टू हाइड, मैं तुम्हें और भी अच्छी जगह बता सकता हूँ जहां तुम छुप सकते हो। तो फिर वो चुप कराता है। Was all Ravi could say before he felt a shadow fall over him and a loud voice boomed। जैसे वो शी करके चुप करा रहा होता है कि चुप हो जा ऐसे ऐसी आवाज निकालता है, तब तक वो देखता है कि अरे पीछे से एक परछाई रवि के ऊपर आ रही है। रवि क्योंकि झुक के खड़ा है ना, छोटा है, तो उसके ऊपर से परछाई उसको कवर कर रही है। वो था कौन वहां पे? हाउ डेयर यू शू माई चाइल्ड, ऐसे शी की आवाज करके, तुम होते कौन हो मेरे बच्चे को चुप कराने वाले? हु आर यू? इट वॉज द लिटिल बॉयज मदर। जो छोटा सा बच्चा जिसे वो चुप करा रहा था ना रवि, उसकी मम्मी थी, और गुस्से से बोलती है कि तुम क्यों चुप करा, तुम होते कौन हो मेरे बच्चे को ऐसे चुप कराने वाले? फिर से वो वही आवाज निकालता है रवि, रवि रिपीटेड टू द लेडी। वो औरत को भी चुप कराता है क्योंकि उसे डर था कि दादाजी ना सुन ले, है ना, कि रवि उनके पीछे पीछे आया है। बट वो जो लेडीज थी उनको गलत लगा। फिर वो और गुस्से में कहती है रवि को, आई यू रूड बॉय, सेड द लेडी पिकिंग अप हर अम्ब्रेला थ्रेटिंगली। वो अपना छाता उठाते हुए गुस्से से कहती है, मैं तुम्हें चुप करा दूंगी। द अल्टीमेट ह्यूमिलिएशन वॉज वेन रवि हैड टू क्रॉल आउट ऑफ द पार्क on all fours, ducking behind the benches, creeping behind the bushes, thanking his lucky stars that grandpa hadn't heard the noise and spotted him। अब क्या होता है, उससे भी बुरा तब होता है, ह्यूमिलिएशन मतलब होता है कि बेइज्जती होना एक तरीके से, है ना, बेइज्जती या अपमान कह सकते हो, अपमान। उसे और अपमानित कब फील हुआ? जब वो क्रॉल करके, रेंगते हुए, जैसे घुटने के बल हम बैठ जाते हैं और हाथ से आगे चलते हैं वैसे, तो क्रॉल करते हुए जाना पड़ रहा था। और डकिंग यानी कि मूविंग योर हेड और बॉडी डाउन, आगे की तरफ झुक जाना, नीचे की तरफ झुक जाना, वैसे छुप छुपा के वो बेंचेस के पीछे से, झाड़ियों के पीछे से छुपता हुआ बाहर निकला और अपने भाग्य को थैंक यू कहने लगा कि थैंक्स कि ग्रैंडपा ने ना उसकी आवाज को सुना और ना ही उसे देखा। ठीक है, तो बचते बचाते पार्क से बाहर आ जाता है। नाउ ग्रैंडपाज नेक्स्ट स्टॉप वाज द टी स्टॉल। फिर ग्रैंडपा जो दादाजी हैं वो चाय की दुकान पे जाके रुकते हैं। एंड दिस टाइम रवि टुक पोजीशन बिहाइंड अ बिग बनियन ट्री टू वॉच हिम। अब वहां पर क्या होता है, एक बरगद का पेड़ होता है, रवि उसके पीछे छुप के सारी चीजें देखने लगता है कि दादाजी क्या कर रहे हैं। फीलिंग मोस्ट एम्बेरेस्ड व्हेन द वेंडर सिटिंग अंडर द ट्री गेव हिम क्विजिकल लुक्स। अब इसका मतलब क्या है, वो जब पेड़ के पीछे छुपा था ना, तो आप देखते हैं पेड़ के पीछे जो छोटे छोटे वेंडर्स होते हैं, दुकानदार होते हैं, वो अपनी छोटा ऐसा कुछ बिछा के उस पर अपना सामान बेच रहे होते हैं, तो ऐसे वेंडर्स वहां पे बैठे होते हैं पेड़ के नीचे, वो उसको बहुत बुरी तरीके से देखते हैं। एम्बेरस्ड मतलब यहाँ पे दो मीनिंग है, वेंडर्स यानी जो फेरी वाले जो सामान इधर उधर घूम घूम के बेचते हैं ना, उसे कहा जाता है। ओके, फेरी वाला लिख दूं मैं, आप अपने हिसाब से जो आपके लैंग्वेज में कहते हैं वो आप लिख लीजिएगा। नाउ अब आगे, क्विजिकल मतलब होता है हैरानी, है ना। क्विज क्या है? क्वेश्चन, क्वेश्चनेबल उसमें देखना कि अरे ये लड़का कौन है और ये यहाँ पर क्यों खड़ा है, क्योंकि उन्हें क्या लग रहा था कि यहाँ तो हम सामान बेचते हैं, कहीं ये लड़का जगह छेकने के इरादे से तो नहीं आया कि हमें यहाँ काम नहीं करने देगा। तो फिर उसमें से क्या होता है, दिस एरिया इज बुक्ड बाय अस, सेड वन लेडी हु वाज सेलिंग प्लास्टिक कॉम्स इन द सेम टोन शी माइट यूज वेयर शी आस्क्ड टू एड्रेस अ गैदरिंग विदाउट बीइंग गिवन अ लाउड स्पीकर, देयर इज नो रूम फॉर एनी न्यू वेंडर्स। अब एक औरत जो वहां पर प्लास्टिक की कंघियां बेच रही थी, वो जोर से चिल्लाते हुए कहती है उसे किसी लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं है। वो कहती है कि अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये जगह तो हमने बुक कर रखी है, ये जगह हमारी बुक की हुई है, यहाँ हम काम करते हैं, यहाँ किसी भी नए वेंडर्स के लिए, न्यू वेंडर के लिए कोई रूम यानी कोई जगह खाली नहीं है। और उसकी जो आवाज थी ना वो इतनी ऊंची थी, उसका जो टोन था वो इतना हाई था कि जैसे किसी लाउड स्पीकर के बिना लाउड स्पीकर के वो किसी ऐसे गैदरिंग यानी किसी भीड़ वाली एरिया को एड्रेस कर रही हो। एड्रेस करना जैसे भाषण देते हैं ना बड़े से भीड़ को, तो ऐसा लग रहा है वो इतनी जोर जोर से बोल रही थी जैसे किसी भीड़ को भाषण दे रही हो। फिर से रवि वही कहता है, डोंट टॉक सो लाउडली, अरे इतनी तेज मत बोलो। डू आई लुक एज दो
आई एम सेलिंग एनीथिंग रवि आस्क्ड फॉर। फिर रवि उनको चुप कराते कहता है, अरे इतनी जोर से मत बोलो, क्या मैं आपको कोई सामान बेचने वाला लग रहा हूँ? Who's talking loudly? said the old lady, raising her voice just enough for Ravi to hear her, as though she was talking to him from across the city. फिर वो और जोर से बोलने लग जाती है, जैसे कि तो किसी और शहर से बात कर रही हो, मतलब एक शहर से दूसरे शहर में बोल रही हो। कौन जोर से बोल रहा है? किसको तुम बोल रहे हो कि जोर से मत बोलो? जैसे उसने कहा ना, प्लीज धीरे बोलिए या जो भी है, तो उसको और गुस्सा आ जाता है ना, तो और तेज चिल्लाकर बोलती है, जोर से कौन बोल रहा है? फिर आगे देखते हैं, हु आर यू accusing of talking loudly? किसके ऊपर तुम इल्जाम लगा रहे हो? एक्यूज करना मतलब इल्जाम लगाना। किसके ऊपर तुम इल्जाम लगा रहे हो कि जोर से बात कर रहे हैं? एंड दैट टू फ्रॉम बिहाइंड द ट्री, और वो भी पेड़ के पीछे छुप के तुम ये सब बोल रहे हो? हु आर यू हाइडिंग फ्रॉम? किससे छुप रहे हो तुम? Another vendor selling ribbons and clips asked. ये किसने बोला? एक तो लड़ी रही थी पहले जो कंघी बेच रही थी, अब ये दूसरी आ गई जो रिबन और क्लिप्स बेच रही थी, वो आकर बोलने लगी, अरे कैसे बात कर रहे हो और पेड़ के पीछे छुपे हो? किससे छुप रहे हो तुम? She too was one of those lucky ones who would never ever require a megaphone. ये भी उनमें से एक थी जिनको किसी भी मेगाफोन, माइक्रोफोन, किसी चीज की जरूरत नहीं है, उनकी आवाज खुद ही इतनी तेज थी। तो समझ पा रहे होगे आप कि सब चिल्ला रहे थे और रवि को ये डर था दादाजी इसको ना देख ले। Are you talking about one of us? क्या तुम्हें हम में से किसी की बात कर रहे हो? Asked another vendor. फिर किसी एक और वेंडर ने पूछा, तुम हम में से किसी को बोल रहे हो क्या कि धीरे बोलो? A group of them surrounded Ravi. फिर रवि को सबने घेर लिया। Oh, all right. Ravi conceded defeat and moved to duck behind a shiny silver car, peering through the windows to keep an eye on his grandfather. फिर वो लास्ट में थक जाता है, आखिरकार हार मान लेता है। Conceded defeat मतलब defeat यानी हार, और कंसीडर्ड मतलब मान लेना, ठीक है? वो अपनी हार मान लेता है और फिर डक करके यानी कि झुक कर फिर वो एक सिल्वर कार यानी चांदी जैसी चमकती एक शाइनी कार होती है उसके पीछे जाकर छुप जाता है, और पियरिंग मतलब वहां से झांक झांक कर देखने लगता है उसकी खिड़की में से, ठीक है, दादाजी को। नाउ ग्रैंडपा टुक हिज टाइम सिपिंग अ शुगरी कप ऑफ tea. He was forbidden sugar at home, then ate 2 bananas, another banned item, then tucked into an ice cream bought from cart. Mother would faint if she saw this. फिर वो देखता है उसके दादाजी चाय जो है चीनी वाली चाय पी लेते हैं, चीनी उनको बिल्कुल मनाती, फिर 1 कप वो चीनी वाली चाय पीते हैं, 2 केले खा लेते हैं, केले भी उनको बैन थे, नहीं खाना था, और उसके बाद वो टक्ड मतलब अपने अंदर एक आइसक्रीम भी खा लेते हैं ना, कि अपने पेट में एक आइसक्रीम भी डाल लेते हैं। अब आइसक्रीम खाना मना होता है ना, मीठा होता है। अब ये कह रहा है कि अगर मम्मी ये सब देख लेती तो वो तो बेहोशी हो जाती, फेंट यानी बिल्कुल बेहोश हो जाती। दादाजी तो अति कर रहे हैं। आगे देखते हैं। Ravi himself felt hot, bothered, and close to fainting by the time Grandpa finishes his snack. जब क्योंकि इतनी धूप थी जिसके कारण रवि तो धूप में खड़ा होकर देख रहा था ना, दादाजी जब तक ये सब खा रहे थे तब तक रवि की हालत बिल्कुल खराब हो गई। वो बहुत, उसे गर्मी लग रही थी और उसे बॉदर्ड यानी घबराया हुआ भी था, चिंता भी हो रही थी कि पता नहीं दादाजी ठीक से पहुंचेंगे कि नहीं, है ना, और उसे एकदम चक्कर ही आने वाले थे। His heart thudded anxiously when he saw Grandpa zigzagging through the traffic as he crossed the road. उसके बाद उसने दादाजी को सड़क पार करते हुए देखा कि टेढ़े मेढ़े रास्ते जो जिगजैग करते हुए इस तरीके से चलते हुए जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, तो उसका दिल जो है और जोर से धड़कने लगा। एंशियस मतलब घबरा गया, और ज्यादा घबराने लगा कि ये कैसे चल रहे हैं। He shut his eyes in panic when he heard the screeches of brakes and opened them just in time to see Grandpa entering the barber shop. एक फिर उसे ना ब्रेक लगाने की जोर से आवाज आती है तो रवि अपनी आंखें मींच लेता है कि कहीं उसके दादाजी को कुछ तो नहीं हो गया। एक जोर से ब्रेक लगने की आवाज पे वो घबरा जाता है और डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन एकदम सही टाइम पे वो अपनी आंखें खोलता है जब दादाजी कहाँ एंटर कर रहे हैं, एक बार्बर शॉप में। बार्बर यानी कि एक नाई की दुकान है जहां बाल वाल काटते हैं, हेयर सलून, वहां पर दादाजी एंटर करते हैं। नाउ ग्रैंडपा वाज अ bald as a table tennis ball, so Ravi decided that a closer look was in order. अब दादाजी बिल्कुल बाल्ड थे। बाल्ड यानी क्या होता है कि सर पे बाल नहीं होना, तो टेनिस बॉल से यहाँ पे कंपेयर किया है, टेबल टेनिस बॉल से, कि बिल्कुल उसकी तरह उनका सिर तो बिल्कुल साफ है, एक भी बाल नहीं है। फिर रवि क्या डिसाइड करता है, रवि डिसाइडेड कि पास से जाके देखेंगे कि क्या कर रहे हैं दादाजी, वहां क्यों गए। ही क्रॉस द रोड, वो रोड क्रॉस करता है, फिर फर्स्ट लुकिंग ड्रामेटिकली लेफ्ट एंड देन राइट एंड देन हरीडली डक्ड इनटू द शॉप नेक्स्ट टू बार्बर शॉप, only to be evicted a moment later amidst a volley of feminine shrieks because it happened to be a lady's
हेयर ड्रेसिंग सैलून। अब जैसे यहाँ पर बार्बर की शॉप थी ना, तो वो रोड क्रॉस करके जाता है और इसमें जाने की बजाय बगल वाली दुकान में चला जाता है, जो कि एक जो लेडीज का हेयर सैलून होता है ना, वो होता है। और चारों ओर से अ वॉली ऑफ मतलब अ लॉट ऑफ सारी जो औरतें हैं वो चीखने लगती हैं, श्रीक्स यानी तेज चिल्लाने लगती है, क्योंकि वो महिलाओं का था हेयर सलून, तो वहां से थोड़े ही मोमेंट लेटर मतलब थोड़ी देर में उसे बाहर निकाल दिया जाता है। जस्ट एज वेल आई वॉज थ्रोन आउट, थॉट रवि, बिकॉज ही स्टॉप्ड grandpa making his way briskly towards the bus stop, and oh no, boarding the first bus that stopped there. अब जैसे वो बाहर निकलता है, रवि सोचता है अच्छा ही हुआ कि मुझे बाहर निकाल दिया है ना, थ्रोन आउट मतलब बाहर फेंक दिया या बाहर निकाल दिया। क्योंकि उसने क्या देखा कि ग्रैंडपा जो है वो बहुत तेजी से, ब्रिस्कली मतलब होता है फुर्तीला, ठीक है, फुर्ती से, बहुत तेजी से, सॉरी यहाँ छोटी यू की मात्रा आएगी, फुर्ती से वो बढ़े जा रहे हैं बस स्टॉप की तरफ। और फिर वो क्या देखता है कि जो पहली ही बस आ रही है ना उसे वो बोर्ड कर लेते हैं, बोर्ड यानी कि वो उस बस में चढ़ जाते हैं, ठीक है। नाउ आगे देखते हैं, ये देखो, नाउ sprinting for the bus and jumping onto it seconds before it started would have deterred a lesser detective, but not Ravi, who was panting as he struggled for a place in the bus. अब इसका मतलब क्या है, स्प्रिंटिंग मतलब क्या होता है कि तेजी से भागना, हाँफते हुए, ठीक है, तेज सांसें लेते हुए। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जैसे वो दादाजी को देखता है बस में चढ़े, तो वो दौड़ता हुआ जाता है, हांफते हांफते बस में कूद के जंप करके चढ़ जाता है, और स्टार्ट होने से कुछ सेकंड्स पहले वो चढ़ जाता है। अब ये क्या है, डेटेड मतलब प्रिवेंट करना, फ्रॉम डूइंग रोक देना। ये किसी नॉर्मल डिटेक्टिव के लिए तो एक खतरनाक स्टंट था, बट रवि के लिए नहीं। रवि तो पूरा स्ट्रगल करके कैसे भी बस में चढ़ गया है ना, उसे उसे कोई नहीं रोक सकता था। हांफते हुए वह बस में किसी तरह जगह बना पाया, ठीक है। स्ट्रगल फॉर अ प्लेस, पैंटिंग मतलब क्या होता है, हाँफते हुए, हाँफते हुए, ठीक है, हाँफते हुए बस में किसी तरह से चढ़ गया। और उसे, लेकिन आगे क्या हुआ, ही कुड सी ग्रैंडपास येलो कैप समवेयर इन द फ्रंट। उसे दादाजी की जो पीली कैप है ना वो आगे दिखाई दे रही है। इट वॉज वार्म इन साइड द बस, सो ग्रैंडपा टुक ऑफ हिज कैप टू रिवील अ फुल हेड ऑफ ग्रे हेयर। अब बस में गर्मी थी, तो दादाजी ने क्या किया, जिसे वो दादाजी समझ रहा था, उन्होंने अपनी टोपी उतारी गर्मी के कारण। तो देखा कि उनके सर पे सारे व्हाइट बाल हैं, मतलब कि पूरे व्हाइट बाल दिख रहे हैं। रवि वॉज स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड मतलब क्या होता है, हैरान होना, हैरान। रवि बिल्कुल हैरान हो गया। श्योरली ग्रैंडपा कुडंट हैव बॉट अ विग एट अ बार्बर शॉप, ही थॉट, पुशिंग हिज वे टू द फ्रंट ऑफ द बस टू कंफर्ट द कैप वेयरर। अब आगे क्या होता है कि रवि हैरान चौंक जाता है एकदम। उसने सोचा क्या दादाजी ने नाई की दुकान से कोई विग तो नहीं खरीद ली, ठीक है, कोई विग जो बालों से बनी होती है वो तो नहीं खरीद ली। अब उसके बाद वो आगे बस में दौड़कर जाता है कि टोपी वाले को कन्फ्रंट करे, कन्फ्रंट मतलब उसके फेस के सामने जाए जिसने टोपी पहनी है। इट वॉज अ टोटल स्ट्रेंजर। और जब वो वहां पर सामने सबको धक्का देते हुए टोपी वाले व्यक्ति के सामने पहुंचता है, तो वो देखता है कि अरे ये तो पूरा स्ट्रेंजर आदमी है, ये तो कोई अजनबी है। He was wearing a white pajama and shirt, which was grandpa's standard attire, and a yellow cap exactly like grandpa's. लेकिन वो देखता है कि इसने जो व्हाइट पजामा और शर्ट पहना है बिल्कुल दादाजी की तरह पहना है, जैसे दादाजी पहनते हैं स्टैंडर्डली, जो उनका एक तरीका है कपड़े पहनने का। और येलो कैप, तो ये तो बिल्कुल ही दादाजी की कैप की तरह है। बट वेट, द कैप हैड अ कॉफी स्टेन ऑन इट्स रिम जस्ट लाइक ग्रैंडपास। ग्रैंडपा की जो टोपी थी ना उसके रिम पे, ये जो कॉर्नर होता है वहां पे कॉफी का एक दाग लगा हुआ था, सेम वही कॉफी का दाग उस पे भी लगा हुआ है। तो ये कैसे पॉसिबल है। अब आगे देखते हैं, ग्रैंडपास कैप, रवि कुडंट हेल्प एक्सक्लेमिंग। एक्सक्लेम करना मतलब कि ये बोलने से रवि खुद को रोक नहीं पाया कि अरे ये तो मेरे दादाजी की टोपी है ना, उसके मुंह से निकल पड़ा। द स्ट्रेंजर ग्राइंड प्रेजेंटली एंड टोल्ड रवि दैट अ काइंड ओल्ड जेंटलमैन इन द बार्बर शॉप had insisted that he take his cap because it was such a hot day. अब वो आदमी जो है, जैसे रवि बोलता है ये तो मेरे दादाजी की टोपी है, तो उस पर वो जो अनजान है वो मुस्कुरा कर कहता है कि एक बहुत ही दयालु, प्लेजेंटली मतलब बहुत प्यार से कहता है कि एक काइंड यानी दयालु एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसने मुझे उस नाई की दुकान में इंसिस्ट किया, मतलब मुझे जोर दिया कि आप ये टोपी ले लो, बहुत गर्मी है ना, तो वो टोपी उसे दे देता है। दैट वॉज टिपिकल ऑफ ग्रैंडपा, ऑलवेज जेनरस, बट वेयर वॉज ग्रैंडपा। तो फिर उसे लगता है कि हाँ ये तो दादाजी है, बहुत ज्यादा जेनरस। जेनरस मतलब होता है उदार होना, दूसरों के प्रति दया की भावना रखना, ठीक है, उदारता।
जेनरसिटी यानी उदारता, और जनरस मतलब उदार। दादाजी इतने उदार हो सकते हैं, लेकिन दादाजी कहाँ है, फिर टोपी यहाँ है तो, है ना। तो सेकंड पार्ट खत्म होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, 2-3 फिर ये करेंगे और लास्ट पार्ट इसका रीड करेंगे। सो कंप्लीट योर अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीट द फ्लो चार्ट बाय डिस्क्राइबिंग ग्रैंडपास डे आउट। कैसे कैसे वो बाहर गए, पूरा इस चार्ट में हमें कंप्लीट करना है। सो सबसे पहले वो तमिल न्यूज़पेपर लेने के लिए बाहर गए, रवि ने उनका पीछा किया। ग्रैंडपा सबसे पहले रुके चिल्ड्रन पार्क पे, वहां पे उन्होंने पीनट और खरीदा और बच्चों को खेलते हुए देखा। फिर उसके बाद रवि झाड़ियों के पीछे से छुपकर देखने लगा। ग्रैंडपा फिर चाय की दुकान पे गए, फिर रवि बरगद के पेड़ के नीचे छुप गया, है ना, और वहां से झांकने लगा, देखने लगा। फिर रवि की डांट भी पड़ी थी उस लड़के की मम्मी से और वेंडर से। फिर ग्रैंडपा ने ड्रिंक किया क्या, अ शुगरी कप ऑफ टी, और उन्होंने ईट किया, खाया क्या, 2 बनानास एंड एन आइसक्रीम। ग्रैंडपा ने फिर क्रॉस किया रोड और कहाँ एंटर किए, वो बार्बर शॉप में। नेक्स्ट ग्रैंडपा वॉक्स क्विकली to a bus stop and board a bus. Ravi enters the bus only to discover that he had been fooled. वो उसे बस में जाकर रवि को क्या पता चलता है, अरे मैं तो यहाँ मूर्ख बन गया, यहाँ तो दादाजी नानाजी हैं ही नहीं, है ना। अब आगे देख लेते हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन है, वॉज ग्रैंडपा लॉस्ट एज फियर्ड बाय रवीज मदर। क्या जैसे रवि की मम्मी को लगता था कि दादाजी गुम हो जाएंगे, तो क्या दादाजी अब गुम हो चुके हैं क्या। सो नो, ग्रैंडपा वॉज नॉट लॉस्ट. He cleverly fooled Ravi by giving his yellow cap to another old man and safely returned home before Ravi. देखो, ये आपको खुद से आंसर करना है, क्योंकि मुझे स्टोरी पता है तो मैं आपको बता रही हूँ आंसर्स, बट आपको क्या लगता है वो आप इमेजिन करके यहाँ पर लिखोगे। तो मुझे तो लगता है नहीं, दादाजी ऐसे खो नहीं सकते, है ना। तो ये मैंने आंसर बताया। देन हाउ वुड रवि फील आफ्टर सीइंग ग्रैंडपा। रवि अगर दादाजी को अब देखेगा तो कैसा लगेगा, खुद सोच के देखो। जिसे वो इतनी उस प्रॉब्लम में ढूंढ रहा है और वो मिल जाए तो कितना अच्छा फील होगा। रवि would feel surprised, relieved and confused after seeing grandpa safely at home. He would also admire grandpa's cleverness, कि कितनी चतुराई से वो घर तक पहुंच गए। Then do you think Ravi's mother will get to know about what had happened? क्या लगता है आपको कि रवि की मम्मी को पता चलेगा कि पूरे दिन में आखिर हुआ क्या था। शायद नहीं, प्रोबेबली मतलब शायद, अच्छा कंफर्म नहीं है। सो नो, प्रोबेबली नॉट. रवि डिड नॉट टेल हिज मदर दैट ही हैड सीक्रेटली फॉलोड ग्रैंडपा एंड ग्रैंडपा आल्सो डिड नॉट रिवील द ट्रुथ, कि दोनों ही लगता है मम्मी को सच नहीं बताएंगे, है ना। चलिए अब हम आगे का चैप्टर रीड करते हैं। यहाँ पे अब हम थर्ड पार्ट देख लेते हैं। रवि वेंट बैक टू द बार्बर शॉप। रवि जो है बार्बर शॉप पे जाता है। ग्रैंडपा wasn't there. He wasn't at the park either. Ravi was frantic. After all, his mother had left him in charge of grandpa. He tried calling first his mother and then his father from a telephone booth, but both numbers were busy. अब रवि दोबारा से जाता है नाई की दुकान में, ग्रैंडपा वहां पर नहीं थे। तो फिर वो पार्क में जाता है, वहां पर भी नहीं थे। तो रवि जो है फ्रैंटिक मतलब होता है वेरी फ्राइटेंड, बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर वो आफ्टर ऑल हिज मदर हैड लेफ्ट हिम इन चार्ज ऑफ ग्रैंडपा, क्योंकि उसकी मम्मी ने पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर दी थी। फिर वो सबसे पहले कोशिश करता है अपनी मम्मी को फिर पापा को कॉल करने की टेलीफोन बूथ से, लेकिन दोनों का नंबर क्या होता है, बिजी होता है। सिक विद वरी रवि वेंट होम वंडरिंग वेदर ग्रैंडपा वुड बी एबल टू फाइंड हिज वे बैक। फिर वो बहुत ज्यादा परेशान होकर वापस जाने लगता है। ये चिंता कर रहा होता है कि पता नहीं दादाजी घर पहुंचे होंगे कि नहीं पहुंचे होंगे, उन्होंने अपना रास्ता ढूंढ पाए होंगे कि नहीं ढूंढ पाए होंगे। टू हिज ग्रेट डिलाइट एंड रिलीफ, डिलाइट मतलब क्या होता है, खुश होना, ठीक है, मतलब अच्छा फील होना। सो टू हिज ग्रेट डिलाइट एंड रिलीफ, फर्स्ट थिंग ही हर्ड व्हेन ही ओपनड द फ्रंट डोर वाज द जेंटल वेयर ऑफ ग्रैंडपा स्नोरिंग इन हिज बेडरूम। स्नोरिंग मतलब खराटे लेना, ठीक है। सो जैसे ही रवि ने गेट खोला तो धीरे धीरे से खराटे की आवाज आ रही थी। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं। वर मतलब होता है, ये जो लिखा है ना वर, इसे वर पढ़ते हैं और इसका मीनिंग होता है धीरे धीरे, धीरे धीरे गूंजना या घूमना। तो ऐसे खराटे की आवाज धीरे धीरे घर में गूंज रही थी। ही नेल्ट डाउन मतलब होता है घुटनों के बल झुक जाना, घुटनों के बल बैठ जाना। नियर द बेड एंड पुट हिज चीक अगेंस्ट द ओल्ड मैन्स फेस। फिर दादाजी को सोते हुए देखकर वो वहां पर झुक जाता है और उसे बहुत ज्यादा प्यार आ रहा होता है, या लगता है कि चलो फाइनली दादाजी आ गए ना, तो अपने गाल को दादाजी के गाल से टच करके और वहीं बैठ जाता है नीचे। ग्रैंडपा's wrinkled skin had more creases than lines on a map. किसी मानचित्र पे, मैप पे जितनी लाइनें होती हैं उससे ज्यादा क्रीजेस बनी हुई है, लाइंस बनी हुई हैं, झुर्रियां जो है दादाजी के गालों पे उसकी। ग्रैंडपा स्मेल्ड ऑफ यूकेलिप्टस ऑइंटमेंट एंड शेविंग क्रीम। उनके उसमें से कैसी खुशबू आ रही है, जैसे यूकेलिप्टस का कोई ऑइंटमेंट हो, क्रीम हो, या फिर
कोई शेविंग क्रीम उन्होंने लगा रखी हो. रवि वॉज सडनली ओवरकम विद अफेक्शन फॉर हिज ग्रैंडफादर एंड गेव हिम अ हग, बट ग्रैंडपा ओनली ग्रंटेड इन हिज स्लीप. रवि को सडनली अचानक से बहुत ज्यादा उनसे लगाव फील होने लगा. उन्होंने रवि ने हग किया दादाजी को, लेकिन दादाजी अपनी मस्त नींद में थे और उन्होंने ग्रंटेड मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे बोलना है ना, बड़बड़ाना या धीरे से बोलना, नींद में बोलते हैं ना वैसे. तो धीरे से बस उन्होंने थोड़ा कुछ बोला. ही डिसाइडेड नॉट टू क्वेश्चन ग्रैंडपा बिकॉज देन ही वुड हैव टू रिवील दैट ही हैड बीन फॉलोइंग हिम. फिर वो डिसाइड करता है नहीं, वो दादाजी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, नहीं तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं उनको फॉलो कर रहा था, उनके पीछे पीछे जा रहा था. नाउ what did you both do today? asked Ravi's mother when she got back from office. जब रवि की मम्मी वापस आती हैं तो पूछती हैं कि आप दोनों ने आज दिन भर क्या किया. तो I had a quiet morning but I don't know about Ravi. He just disappeared instead of staying at home to look after me like you told him to, answered grandpa coolly while Ravi just looked confused and embarrassed. फिर रवि के जो नाना जी हैं वो मम्मी को कहते हैं कि मेरी मॉर्निंग तो बहुत अच्छी थी, शांत थी, लेकिन मुझे रवि का नहीं पता. तुम तो उसे कह के गई थी मेरा ध्यान रखने के लिए, लेकिन वो तो गायब ही हो गया था, वो तो था ही नहीं. बाकी सब तो ठीक है. रवि को नाना जी की ये बातें सुन के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था और वो एम्बेरेस्ड फील कर रहा था कि अरे ये नाना जी क्या बोल रहे हैं. शर्मिंदगी उसे महसूस हो रही थी. ग्रैंडपा हैड अनदर सरप्राइज फॉर रवि, अ गिफ्ट रैप्ड पार्सल. नाना जी के पास एक और सरप्राइज था रवि के लिए. क्या था वो? एक पार्सल था जिसपे गिफ्ट रैप किया गया था, मतलब गिफ्ट करने के लिए हम पैकिंग कराते हैं ना, वैसा. तो एक और सरप्राइज बताया दादा नाना जी ने. क्या बताया? कि एक पार्सल है बैग, वो देखने के लिए ना. सो यहाँ पर अब रवि की मम्मी कहती है बट पापा, रवि's बर्थडे was 3 months ago. मतलब रवि का बर्थडे तो 3 महीने पहले था. हैव यू फॉरगॉटन? क्या आप ये भूल गए? एक्सक्लेम्ड रवि's मदर impatiently. तुरंत रवि की मम्मी जो है एकदम बिना धैर्य रखे पूछने लगती हैं. तो फिर ग्रैंडपा क्या रिप्लाई करते हैं? नो, बट यू नो आई ऑलवेज गिव अ गिफ्ट टू एवरी चाइल्ड इन द हाउस ऑन माई बर्थडे. लेकिन तुम जानती हो कि मैं अपने घर में सभी को, सभी जो बच्चे हैं, है ना, चाइल्ड जो भी बच्चे हैं, उनको अपने बर्थडे पे गिफ्ट देता हूँ. मतलब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ग्रैंडपा का बर्थडे है जो कि भूल चुकी है रवि की मम्मी, है ना. सो हैव यू फॉरगॉटन? क्या तुम भूल गई हो? काउंटर्ड ग्रैंडपा वेरी सीरियसली. फिर ग्रैंडपा ने ये बोला कि मुझे लगता है तुम भूल गई हो, मेरा बर्थडे था वो. रवि's mother flushed and darted a stricken look at the calendar on which she had at the beginning of the year circled the date in red and written papa's birthday. Darted मतलब होता है looked at somebody quickly. तो जैसे ही ग्रैंडपा ये बोलते हैं तो रवि की मम्मी फटाफट कैलेंडर पे देखती है जिसपे उन्होंने मार्क करके लिखा था कि इस दिन मेरे पापा का बर्थडे है, और वो भूल गई होती हैं. देयर वॉज अ गिफ्ट फॉर हर टू, इसलिए उनके लिए भी गिफ्ट होगा. एंड फॉर रवीज फादर एज वेल, फॉर ग्रैंडपा स्टिल कंसिडर्ड देम हिज बेबीज. तो रवि की मम्मी के लिए भी गिफ्ट है, रवि के पापा के लिए भी गिफ्ट है और रवि के लिए भी, क्योंकि वो सभी बच्चों को गिफ्ट देते हैं अपने बर्थडे पे. तो अभी ये कितने भी बड़े हो गए इनके पापा मम्मी, लेकिन इनके लिए, ग्रैंडपा के लिए, अभी भी वो बच्चे जैसे ही है ना. फिर आगे लिखा है ग्रैंडपा टर्न्ड टू रवीज फादर हु हैड जस्ट वॉक इनटू द रूम. माय डॉटर नीड्स सम विटामिन एम. तो अब ग्रैंडपा जो जहां से शुरुआत हुई थी कि उनकी लड़की कहती है काश कोई ऐसी मेडिसिन होती विटामिन एम जैसी जो कि हम उन्हें दे सकते जो मेमोरी लॉस जिनको हो जाता है. तो ग्रैंडपा जैसे ही रवि के पापा आते हैं रूम में तो उन्हें कहते हैं कि लगता है मेरी बेटी को विटामिन एम की जरूरत है. आई थिंक फॉर हर मेमोरीज, की मेमोरी के लिए. रवीज मदर फ्लश्ड अ डार्कर शेड ऑफ रेड एंड रवीज फादर लुक्ड कंफ्यूज. रवि के पापा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता, उन्हें तो पता ही नहीं कि हुआ क्या है, क्योंकि जब उन्होंने ये बात बोली थी रवि की मम्मी ने, तो उस वक्त वो नहीं थे, राइट. तो इसलिए उनको तो पता ही नहीं था. और रवि की मम्मी जो उनको क्या हो रहा था, शर्मिंदगी फील हो रही थी कि उन्होंने एक तो बर्थडे याद नहीं रखा, है ना. अब आगे देखते हैं. यहाँ मतलब शेड ऑफ रेड मतलब बोलते हैं अपने में शर्म से लाल हो जाना या शर्माना, तो उस तरीके से. रवि अनरैप्ड हिज गिफ्ट टू फाइंड अ थिक
hard covered book, The Best Detective Stories, Great Stories, रवि। तो फिर यहाँ पर रवि जो है अपना उपहार खोलता है, गिफ्ट जो दिया हुआ है उसमें एक मोटी सी हार्ड कवर उसका बहुत हार्ड होता है, किताब होती है जिसका नाम होता है द बेस्ट डिटेक्टिव स्टोरीज। सो यहाँ पे दादाजी बोलते हैं कि बहुत अच्छी कहानियां हैं इसमें रवि, यू कैन पिक अप सम रियली गुड टिप्स ऑन हाउ टू बी अ डिटेक्टिव। और क्योंकि दिन में रवि डिटेक्टिव बना था, अपने दादा नाना जी का पीछा कर रहा था बट वो नहीं कर पाया था सही से, तो उसको वो मजाक में ऐसा फील कराते हैं कि तुम ये कहानियां पढ़ना, इसमें डिटेक्टिव अच्छे से कैसे बनते हैं उसके ऊपर बहुत सारी टिप्स भी तुम्हें मिलेंगी। नाउ, how to avoid getting fooled when one is trailing a suspect, for instance, grandpa said solemnly कह रहे हैं कि हाँ, इसमें तुम्हें ये तो पढ़ने को मिलेगा ही, और एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इसमें तुम्हें ये भी जानने को मिलेगा कि कोई भी जो सस्पेक्ट है जिसके ऊपर तुम डिटेक्टिव का काम करने जा रहे हो, जिसके लिए है ना, जिसको तुम देखने जा रहे हो कि क्या कर रहा है क्या नहीं, तो उसका पीछा कैसे करे। ट्रेलिंग मतलब फॉलोइंग, है ना, कि उसके पीछे पीछे कैसे जाएं, जैसा कि उसने दिन में गलती की वैसा कैसे ना करें, है ना। तो सॉन्ली मतलब होता है गंभीर भाव से, सीरियसली। ठीक है, सीरियसली कहते हैं कि तुम्हें ये भी जानने को मिलेगा कि डिटेक्टिव बनते कैसे हैं, लोगों का पीछा कैसे करते हैं, क्योंकि तुम वो कर नहीं पाया था ना। तो दादाजी साफ साफ, नाना जी साफ साफ नहीं बोल रहे, बट वो बार बार ऐसा बोल रहे हैं कि उसे फील हो। आई डोंट थिंक ही वांट्स टू बी अ डिटेक्टिव, डू यू रवि। तो फिर रवि के पापा पूछते हैं, आस्क्ड हिज फादर लुकिंग इवन मोर कंफ्यूज। रवि के पापा और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि डिटेक्टिव बनना चाहता है। क्यों रवि, तुम बनना चाहते हो क्या। और रवि से पूछते हैं, सो आई हैवंट डिसाइडेड येट, आंसर्ड रवि। रवि आंसर करता है, नहीं मैंने अभी ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया है, बिकॉज ही वॉज टू बिजी ट्राइंग टू डिसाइड, क्योंकि उस वक्त उसके दिमाग में यही चल रहा था whether the twinkle in grandpa's eye was an innocent gleam or a mischievous one। मतलब वो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि दादाजी जो है या नाना जी जो है, उनकी आंखों में जो चमक है वो किस वजह से है। या तो वो बहुत भोले हैं, उनको समझ नहीं आ रहा, या वो शरारती मूड में है। तो ये समझने के लिए रवि उनके चेहरे को देखता रहता है ना। सो दिस स्टोरी वाज रिटन बाय आशा नेहमिया। सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव लव्ड दिस स्टोरी। ये देखो लिखा हुआ है, इसका मीनिंग मैंने बता दिया था सीरियसली। ओके, सो स्टोरी खत्म हो गई है। आई होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड इट। नाउ वी विल सी द एक्सरसाइज पार्ट। सो चलिए ट्राई करते हैं इसी वीडियो में सारा कवर हो जाए। चेक योर अंडरस्टैंडिंग, डिस्क्राइब हाउ रवीज इमोशनल रिएक्शन अपॉन फाइंडिंग ग्रैंडपा सेफ एट होम रिवील हिज फीलिंग टुवर्ड हिज ग्रैंडफादर। रवि के जो इमोशनल रिएक्शन थे कि जैसे जब उसे अपने दादाजी मिले घर पे, है ना, तो रवि की जो भी इमोशनल रिएक्शन आए थे दादाजी के प्रति, वो उसके प्रेम और भावनाओं को कैसे दर्शाती है। तो पहले का आंसर है, मैं यहाँ कलर चेंज कर लेती हूँ। When Ravi found Grandpa sleeping safely at home, he felt great relief and happiness. उसे बहुत खुशी होती है। He hugged his grandfather with affection, showing that he deeply loved and cared for him. His fear of losing Grandpa made him realize how important his grandfather was to him. Okay. The next is, what might be the significance of Grandpa's habit of giving gifts to everyone? ये कैसे हम बोल सकते हैं कि जो उनकी आदत थी कि वो सभी को अपने बर्थडे पे गिफ्ट देते थे, बजाय इसके कि हम बर्थडे पे गिफ्ट रिसीव करते हैं, लेकिन वो देते थे, है ना। तो इस आदत का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस इसका दिखता है। तो यहाँ पे सेकंड वाले का आंसर है, आप अपने हिसाब से आंसर लिखेंगे, मैंने यहाँ आपको एग्जांपल्स दे दिए हैं। ग्रैंडपाज हैबिट शोज हिज जनरस एंड लविंग नेचर, कि उनका बहुत दयालु काइंडनेस वाला नेचर था। इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टिंग गिफ्ट्स फॉर हिमसेल्फ, जहां तक कि तुमको अपने लिए एक्सपेक्ट करना चाहिए था गिफ्ट, लेकिन उन्हें खुशी मिलती थी गिविंग गिफ्ट्स टू अदर्स। It also shows that he still considers every family member his child and enjoys making them happy. The next is, why do you think Grandpa gave Ravi a detective story book as a gift? तुम्हें क्या लगता है कि ग्रैंडपा ने डिटेक्टिव स्टोरी वाली गिफ्ट क्यों दी होगी बुक रवि को। What might this suggest about grandpa's awareness of Ravi's action earlier in the day? तो इसका मतलब क्या है कि जैसे उन्होंने गिफ्ट में वो किताब दी, तो इससे दिन में जो रवि ने जो भी काम किया था, जो भी एक्शंस उसने लिए थे, पीछा किया था, तो इस बारे में दादाजी नाना जी जो हैं उनकी जानकारी के बारे में क्या पता चलता है। आपको क्या लगता है, नाना जी को पता था कि रवि ने उनका पीछा किया या नहीं किया। तो मुझे तो लगता है पता चल गया था। So
Grandpa gave Ravi a detective storybook because he knew Ravi had secretly followed him throughout the day. उन्हें पता था कि secretly रवि ने मेरा पीछा किया है. By joking about learning detective skills and not getting fooled while following a suspect, Grandpa cleverly hinted. Grandpa इससे hint दे रहे हैं रवि को कि उन्होंने notice कर लिया था रवि के actions को. This shows that Grandpa was much more alert and intelligent than everyone believed. Okay, so these are the answer for all these three questions. Check your understanding वाला part हो गया. Now critical reflection. यहाँ पर ये जो passage है, already we have read the chapter in very detail, right? So I'm just reading here, not explaining. Grandpa hated the noise and bustle of the city life, and when they were on their own, he often spoke longingly for his small brick house in town. Such a wonderful place with that big mango tree in the garden. It is so quiet that at dusk you can even hear a leaf fall. But then Grandpa had slipped and fallen in the garden late one evening while he was pottering around and lain outside all night because there was no one at home to help him. अब इस बेसिस पे क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स देखते हैं. एक इमोशन हमें यहाँ पे डिस्प्ले क्या हो रहा है ग्रैंडफादर का. रिग्रेटफुल कि उन्हें अफसोस है, अपोलोजेटिक कि उन्हें मतलब वो माफी मांग रहे हैं या उन्हें ऐसा लग रहा है मैंने ऐसा क्यों किया. नॉस्टैल्जिक. नॉस्टैल्जिक मतलब होता है, ये आंसर है इसका. नॉस्टैल्जिक मतलब कि पुरानी यादों में कुछ हमें याद आ जाना, उसमें गुम हो गए. नाउ यहाँ पे हमें रीजन दे के कंप्लीट करना है. ग्रैंडपा हेटेड बिजी एंड नॉइजी सिटी लाइफ because he loved the peaceful environment of his small house in the town. Why did grandpa come to the city despite his dislike for city life? क्यों आए वो जब वो city life उनको पसंद नहीं थी तो grandpa came to the city because he had fallen in his garden and had no one to help him. Therefore Ravi's mother brought him to live with her. Then choose an expression similar in meaning to you can इवन हियर अ लीफ फॉल. ये मैंने आपको चैप्टर पढ़ते वक्त भी बताया. लीफ फॉल भी सुनाई दे रहा है मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस, बिल्कुल साइलेंस है वहां पर. ओके, द नेक्स्ट इज स्टेट वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ ग्रैंडफादर लिविंग इन द हाउस इन द टाउन. अगर वो अपने घर पे रहते, वो जो छोटा सा घर था गांव में, तो उसका एक फायदा बताइए, एक नुकसान बताइए. तो एडवांटेज क्या है कि उन्हें पीसफुल एनवायरमेंट मिलता और आजादी से रहने को मिलता. डिसएडवांटेज क्या है कि वहां कोई उनकी मदद के लिए नहीं था, तो इमरजेंसीज अगर होती तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत आती है ना. एक और पैसेज दिया हुआ है. आई हैड अ क्वाइट मॉर्निंग बट आई don't know about Ravi. He just disappeared instead of staying at home to look after me like you told him to, answered Grandpa coolly. While Ravi just looked confused and embarrassed. Grandpa had another surprise for Ravi, a gift-wrapped parcel. But Papa, Ravi's birthday was 3 months ago. Have you forgotten? Exclaimed Ravi's mother impatiently. चलिए आगे देखते हैं. अभी जस्ट लास्ट पैसेज ये तो अभी पढ़ाई है हमने स्टोरी को. हमें इसमें से सही ऑप्शन चुनना है जो बताता है टोन क्या है ग्रैंडफादर के रिस्पॉन्स का. तो काम एकदम शांति से बोल रहे हो, वो पजल नहीं है, वो हर्टफुल नहीं है, वो अपोलोजेटिक नहीं है. Why was Ravi confused and embarrassed? रवि क्यों confused है? क्योंकि रवि was confused and embarrassed because grandpa knew that he had secretly followed him instead of staying at home. रवि को ये confusion हो रहा है, क्या दादाजी को, नाना जी को सच में पता था कि मैं उनका पीछा कर रहा हूँ? वो यही सोच में पड़ा हुआ है. Complete the sentence with reason. Ravi's mother was impatient because she thought grandpa had forgotten that Ravi's birthday had already passed 3 months earlier. उनकी मम्मी क्यों impatient हो रही थी, क्यों उन्हें धैर्य नहीं था. फटाफट उन्होंने पूछ लिया कि बता दिया कि रवि का बर्थडे तो 3 महीने पहले था. ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि नाना जी भूल गए हैं. नाउ अब बताना ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है. ग्रैंडफादर फॉरगॉट दैट रवीज बर्थडे वाज 3 months ago. फॉल्स, वो नहीं भूले थे. Why did Grandpa say he didn't know what kind of morning Ravi might have had? कि रवि की सुबह कैसी रही मुझे नहीं पता. वो ऐसे ही बताते ना, तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा होगा? क्योंकि वो जोक वे में कह रहे थे, मजाक के वे में, कि रवि ने सीक्रेटली फॉलो किया उनको पूरी मॉर्निंग, है ना. सो ही वांटेड टू टीज रवि, उसे चिढ़ाने के लिए, विदाउट डायरेक्टली रिवीलिंग. वो सीधे सीधे नहीं बोल रहे कि मैं जानता हूँ, बट उसे चिढ़ा रहे हैं रवि को, है ना. दैट ही न्यू एवरीथिंग. नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. पहला है, ग्रैंडपा इज पोर्ट्रेड एज अ पर्सन विद फेलिंग मेमोरी इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी. शुरुआत में हमें कहानी में दिखाया गया है कि ग्रैंडपा ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी मेमोरी धीरे धीरे कम हो रही है. गिव टू एविडेंसेस टू disprove the statement.
हमें स्टोरी से 2 स्टेटमेंट देने हैं या एविडेंस देने हैं जो इस स्टेटमेंट को गलत बताते हो। नहीं नहीं, उनकी मेमोरी कम नहीं हो रही थी। तो कौन से 2 स्टेटमेंट होंगे? तो इसमें पहला इसका आंसर देख लेते हैं हम। हम्म, ये रहा, ग्रैंडपा रिमेम्बर्ड हिज बर्थडे, उनको उनका बर्थडे याद था, एंड गिव गिफ्ट्स टू एवरी फैमिली मेंबर्स, है ना। तो ये वाला आंसर इसका हो जाएगा। नाउ गिफ्ट टू, हाँ, और इसका सेकंड वाला मतलब फर्स्ट का आंसर है। सेकंड कौन सा एविडेंस हमें 2 देने थे ना, ये देखो। एक तो ये हो गया। फिर रवि के लिए उन्होंने प्लान किया कि कैसे उसे फूल करना है, येलो कैप दूसरे आदमी को देना है ना, ताकि रवि फूल मतलब रवि को समझना है कि हुआ क्या है, राइट। सो ये 2 एविडेंस ऐसे बताते हैं। Now, next is give 2 characteristic trait of each of the following characters. इनके 2 कैरेक्टर ट्रेट्स देने। ग्रैंडफादर की क्या क्वालिटीज हैं? वो इंटेलिजेंट है और जेनरस है, दयालु है। रवि केयरिंग है, रेस्पॉन्सिबल है। रवि की मम्मी जो है केयरिंग है और प्रोटेक्टिव है, ठीक है। देन थर्ड इज व्हाई वाज रवि वरीड अबाउट व्हाट ग्रैंडफादर हैड एट टी स्टॉल। चाय की दुकान पे ग्रैंडफादर ने जो भी खाया उससे रवि क्यों डरा हुआ था? सो रवि वॉज वरीड बिकॉज ग्रैंडपा ड्रैंक शुगरी टी। एक तो उन्होंने चीनी वाली चाय पी, फिर केले खाए, फिर आइसक्रीम खाई, जो कि उनको अलाउ नहीं था उनके हेल्थ इश्यूज के कारण। ओके, इसीलिए वो वरीड था। डू यू थिंक इट वॉज ईजी फॉर रवि टू फॉलो हिज ग्रैंडफादर? इफ यस वाई, इफ नो वाई नॉट। रवि के लिए आसान रहा होगा क्या पीछा करना? क्यों? अगर आप यस बोलते हो तो भी रीजन दो, नो बोलते हो तो भी। सो मेरे हिसाब से तो नहीं, बिल्कुल आसान नहीं रहा होगा, बिकॉज रवि हैड टू हाइड बिहाइंड बुशेज, ट्रीज एंड कार्स। कहाँ कहाँ बेचारे को छुपना पड़ रहा था, लोगों से डांट खानी पड़ रही थी। स्कॉल्ड मतलब डांटना। चेज्ड आउट ऑफ प्लेसेस एंड इवन बोर्डेड अ क्राउडेड बस टू कीप फॉलोइंग ग्रैंडपा। कितनी मेहनत की उस बच्चे ने, कभी इधर भाग रहा है कभी उधर भाग रहा है छुप छुपा के, है ना। तो आसान नहीं रहा होगा। देन नेक्स्ट इज रवि इज अ गुड डिटेक्टिव। रवि जो है एक अच्छा जासूस है। एक आर्ग्यूमेंट आपको उसके फेवर में देना है कि हाँ हाँ वो अच्छा जासूस है, और एक अगेंस्ट में देना है कि नहीं नहीं वो अच्छा जासूस नहीं है। तो एक एक हम देते हैं फेवर में। रवि सीक्रेटली फॉलोड ग्रैंडपा थ्रू आउट द डे टू इंश्योर हिज सेफ्टी, है ना। तो ये तो हो गया कि हाँ वो अच्छा जासूस है। दूसरा है कि ग्रैंडपा इजली फूल्ड रवि। ग्रैंडपा ने उसे आसानी से बेवकूफ बना दिया। इसका मतलब दूसरे व्यक्ति को कैप देके इसका मतलब वो सही डिटेक्टिव नहीं था, है ना। तो ये दोनों आर्ग्यूमेंट हो गए। नाउ वॉज ग्रैंडफादर अवेयर दैट रवि वॉज फॉलोइंग हिम? क्या ग्रैंडफादर को पता था कि रवि पीछा कर रहा है? हाउ डू यू नो, कैसे पता चलता है आपको? हाँ, पीछा तो कर रहा था ये पता है ग्रैंडपा को। सो यस, ग्रैंडपा न्यू रवि वॉज फॉलोइंग हिम। ही हिंटेड एट इट बाय गिफ्टिंग रवि अ डिटेक्टिव स्टोरी बुक and joking that Ravi could learn how not to get fooled while following a suspect. So जो किताब देते हैं डिटेक्टिव स्टोरी से रिलेटेड, उससे पता चलता है कि नाना जी को पता था, और वो कहते भी हैं कि इसमें तुम्हें जानने को मिलेगा कि कैसे सस्पेक्ट्स का पीछा किया जाता है। नाउ आपके ओपिनियन में किसको विटामिन एम की जरूरत है और क्यों? तो मेरे हिसाब से रवि की मम्मी को। रवि's mother needs vitamin M because she forgot grandpa's birthday and wrongly believed that only grandpa had memory problems. Then, some people believe society shows bias based on age, being young or old. सोसाइटी में बहुत से लोग बड़े बूढ़ों के, जो जवान हैं या बूढ़े हैं, उनके बीच में अंतर करते हैं या अलग तरीके से उनके साथ बिहेव करते हैं। तो आपको अपने एक्सपीरियंस एक एग्जाम्पल बताना है। ये भेदभाव क्यों है? डिस्क्रिमिनेशन मतलब ये भेदभाव क्यों है? व्हेन ओपिनियंस वर डिसरिगार्डेड बिकॉज ऑफ एज। जब जो बुजुर्ग हैं उनके ओपिनियंस को वैल्यू नहीं दी जाती है, नहीं लोग मानते हैं, तो उसके बारे में आपको अपने एक्सपीरियंस से बताना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर एक मैंने आंसर दिया है, आई हैव सीन चिल्ड्रंस आइडिया बीइंग इग्नोर्ड बिकॉज अडल्ट थिंक दे आर टू यंग टू अंडरस्टैंड। जैसे होता है ना, बड़े बूढ़ों की बात नहीं हो रही, एज के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन, कि जो बच्चे अगर कुछ बोलते हैं तो बड़े फटाफट उनको चुप करा देते हैं, अरे तुम चुप रहो, तुम बीच में मत बोलो, तुम्हें क्या पता है। तो ऐसा नहीं है, बच्चे भी कभी कभी सही बात बोलते हैं। तो जैसे बच्चों को हम बिल्कुल वो समझते हैं कि इन्हें कुछ ज्ञान नहीं है, तो ये एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन ही तो है, राइट। सिमिलरली एल्डरली पीपल्स ओपिनियन आर समटाइम्स इग्नोर्ड बिकॉज दे आर कंसिडर्ड ओल्ड फैशन। ऐसे ही कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं, उनकी बातों को लोग इग्नोर कर देते हैं, कहते हैं अरे ये तो पुराने जमाने के हैं, इनको फैशन की समझ नहीं है, या ये अभी के समय के हिसाब से नहीं बोल रहे हैं ना। तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं। तो ये हमने डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में देखा है। नाउ नेक्स्ट इज classify the words given in the box on the next page into movement words in column 1 and sound words in column 2. एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये जो वर्ड है ना, इनमें से
कुछ मूवमेंट वर्ड है, मूवमेंट यानी कि जो चलने को, कूदने को, दौड़ने के लिए यूज हुए हैं, और दूसरा है साउंड वर्ड्स जो आवाज के लिए यूज हुए हैं। तो जैसे पॉटरिंग मतलब छोटे छोटे काम करना है ना, धीरे धीरे छोटे छोटे काम करना। देखो मैंने यहाँ मीनिंग के साथ लिख दिया है, डक्ट यानी झुक जाना, जंपिंग कूदना, क्रॉल रेंगना, है ना ये। ठीक है, तो ये वर्ड्स इधर आ जाएंगे। ट्रेलिंग मतलब गोल गोल घुमाना, जो छड़ी वो घुमा रहे थे। क्रीपिंग मतलब धीरे धीरे रेंगना। जिग जैग मतलब टेढ़े मेढ़े रास्ते से चलना। ब्रिस्कली तेजी से, डार्टेड तेजी से भाग जाना, झट से दौड़ना। स्प्रिंटिंग पूरी रफ्तार से दौड़ना। ट्रेलिंग पीछा करना। ये साउंड वर्ड्स हैं। ग्रंटेड जैसे गुनगुनाहट, है ना, स्नोरिंग खराटे लेना। वर घूमने जैसी भनभनाहट। देन थर्डेड धड़ाम की आवाज आना। श्रीक तेज चीखे। बूंद जोर से गूंजना। बसल चहल पहल हलचल की आवाज। ओके, नाउ अब यही वर्ड्स फिल करके हमें ये ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, सो डिटेक्टिव शंकर ट्रेलिंग, ठीक है, पीछा कर रहा था। किसका? डिटेक्टिव शंकर किसका पीछा कर रहा है? मिस्टीरियस सस्पेक्ट, एक रहस्यमय व्यक्ति है या सस्पेक्ट है। थ्रू द डिमली लिट साइड लेन्स अवे फ्रॉम द बसल ऑफ द सिटी, सिटी की भीड़ भाड़ से दूर। क्विकन हिज पेस ब्रिस्कली, ब्रिस्कली मतलब फुर्ती से वो तेजी तेजी चलने लगा। सस्पेक्ट्स हैवी फुटस्टेप्स थर्डेड, ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने थर्ड का मीनिंग बताया था, धड़ाम से आवाज करना, है ना। थर्डेड मतलब कि जोर जोर से धम धम की आवाज आ रही थी चलने पर, उसे कुछ पता नहीं था, अनअवेयर था कि परसुएट मतलब उसके पीछे कौन आ रहा है, कुछ पता नहीं था। शंकर, फिर यहाँ पे आएगा ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड हिज मैग्नीफाइंग ग्लास, हैड टू डैश बिहाइंड, क्राउच बिहाइंड, ठीक है, क्राउच बिहाइंड द मार्केट स्टॉल्स, मार्केट स्टॉल्स के पीछे उसे छुपना पड़ा। ग्रंटेड थ्रू द लेन्स टू अवॉइड बीइंग सीन, और ग्रंटेड मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे गुनगुना रहा था। इसका मतलब है कि शंकर ने अपना जो मैग्नीफाइंग ग्लास था वो गिरा दिया, और उसे बाजार की दुकानों के पीछे छुप कर बैठना पड़ा ताकि कोई उसे देख ना ले। फिर वह दिखाई देने से बचने के लिए गलियों में धीरे धीरे दबे पांव चलने लग गया। ठीक है, थ्रू द लेन्स टू अवॉइड बीइंग सीन, ताकि कोई उसे देख ना सके। तो यहाँ पे आ जाए क्रॉच, यहाँ पे क्रीपिंग मतलब बहुत धीरे धीरे, जैसे रेंगते हैं ना वैसे। शंकर डैश, शंकर ग्रंटेड, ग्रंटेड व्हेन ही हिट हिमसेल्फ अगेंस्ट अ पोल, जब पोल से टकराकर उसको खुद को चोट लगी तो ग्रंटेड यानी कि दर्द से कर रहा ना, धीरे धीरे नहीं बोलते, आ भरना ऐसा। दिस अलार्म द सस्पेक्ट्स, ही डैश इनटू द नाइट लीविंग ओनली द डिस्टेंस डैश ऑफ द स्लीपिंग सिटी बिहाइंड। पहले में आ जाएगा डार्टेड और दूसरे में आ जाएगा वर। ठीक है, ये ऊपर मैंने लिख दिए तो आप इसे रुक के और यहाँ से फिल कर लें, है ना, WHIRR। डब्ल्यू, ये आप स्पेलिंग समझ नहीं आए तो यहाँ से ऊपर से भी पॉज करके फिर लिख लीजिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। ये आप लोगों को अगर इस तरीके के नोट्स परचेज करने हैं तो आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। डिटेल नोट्स रहेंगे, सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर किया गया रहेगा। जो भी कैरेक्टर हैं या ग्रामर सेक्शन के नोट्स रहेंगे, चैप्टर के सभी डिटेल में कराए गए रहेंगे। साथ ही साथ जो एग्जाम्पल, जैसे ये ग्रैंडफादर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है आ जाते हैं लिखने को, समरी दी गई रहेगी एट द एंड। फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए रहेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन में सीन अनसीन पैसेजेस वगैरह रहेंगे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। सीन अनसीन, फिर राइटिंग सेक्शन का रहेगा, है ना, अनसीन पैसेजेस रहेंगे। देन राइटिंग सेक्शन का रहेगा, चैप्टर वाइज जो भी है वो सारी चीजें इसमें कवर की रहेंगी। और उसके साथ जैसे कि यहाँ पर देखो, इसमें आपका होगा कि आपको लेटर लिखना है या आर्टिकल लिखना है तो किस तरीके से लिखना है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करके दिए रहेंगे। साथ ही साथ ग्रामर के जो भी टॉपिक आप करेंगे उसका टॉपिक वाइज आपको सभी टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चन और आंसर रहेंगे। देन बुक की जो एक्सरसाइज होती है, ओके, देन उसके बाद फिर लिटरेचर सेक्शन का भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस रहेंगे, 30 से 40 वर्ड में जो लिखने को आते हैं, राइट। देन लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस रहेंगे। देन उसके बाद जो कैरेक्टर बेस्ड वगैरह जो क्वेश्चंस वगैरह आते हैं वो रहेंगे। देन एट द एंड बुक एक्सरसाइज विल बी देयर, है ना, सारी बुक की एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करके दी गई रहेगी। तो अगर आप इस तरीके के नोट्स चाहते हैं तो प्लीज कनेक्ट करिएगा व्हाट्सएप पे। ओके, सो ये सब तो मैं करवा ही चुकी हूँ आपको। हमें कहाँ से देखना है ये भी हो गया हमारा।
देखिए यहाँ से हमारा नहीं हुआ था स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड गिवन इन द सेंटेंस। जैसे यहाँ डायलेमा दिया हुआ है ना, डायलेमा मतलब मैंने बताया था दुविधा। इसके सिनोनिमस वर्ड ये और ये हैं, मतलब सिनोनिमस मतलब पर्यायवाची जो होता है एक ही। जैसे सूरज को हम सूरज है तो उसे हम सूर्य भी बोलते हैं, दिवाकर भी बोलते हैं, वैसे तो डायलेमा का ही यहाँ पर आता है। ये जो ब्लैंक्स हैं इसको आप फिल कर लेंगे QUANDARY, और यहाँ पे आ जाएगा PREDICAMENT। ओके, इसका मतलब होता है उलझन और इसका मतलब होता है असमंजस या दुविधा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। इसे हम पढ़ते हैं प्रेडिक्मेंट और इसे हम पढ़ते हैं क्वांड्री। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ हमें वर्ड्स दिए हुए हैं तो इसका हमें मीनिंग भी लिखना है। देन पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, क्या है वो लिखना है। एक सिनोनिम लिखना है, मतलब इसके जैसा मिलता वर्ड, और एक एंटोनिम लिखना है, इसका अपोजिट वर्ड। ओके, तो ये हम यहाँ नोट्स में देख लेते हैं। जैसे क्राफ्टली, क्राफ्टली मतलब होता है इन क्लेवर वे, चालाकी से। ठीक है, चालाकी से। तो इसको मैं थोड़ा जूम कर लूं। ये एडवर्ब है, क्लेवरली इसका सिनोनिम है, और ऑनेस्टली इसका एंटोनिम है। देन नेक्स्ट इज डायलेमा, डिफिकल्ट सिचुएशन को कहते हैं, ये नाउन है। प्रॉब्लम इसका सिनोनिम है, और सर्टेनिटी की कोई चीज फिक्स है, कोई दुविधा नहीं है, तो उसका अपोजिट है। फ्यूरियस यानी बहुत गुस्सा, वेरी एंग्री, ये एडजेक्टिव है। एंग्री इसका सिनोनिम है, और काम इसका अपोजिट है। बूम्ड यानी लाउड साउंड है ना, तो ये वर्ब है। ये रोड इसका सिनोनिम है, और विस्पर्ड इसका, विस्पर्ड मतलब बहुत धीरे से, है ना, तो ये इसका एंटोनिम है। देन ह्यूमिलिएशन मतलब फीलिंग ऑफ शेम, तो एम्बेरसमेंट है ना, ये नाउन है। और ऑनर इसका अपोजिट हो जाएगा, सम्मान है ना। अटायर यानी क्लॉथिंग, कपड़े से रिलेटेड, ये नाउन है। ड्रेस इसका सिनोनिम हो गया, और अनड्रेस इसका एंटोनिम हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें इमोशंस और एक्सप्रेशन दिए हैं कॉलम 1 में, और इनके मीनिंग हमें कॉलम 2 में दिए हुए हैं। ठीक है, तो इससे हमें मैच करना है। जैसे एम्बेरेस्ड मतलब क्या होता है, तो इसमें देखो क्या दिख रहा है, फेल्ट अनकंफर्टेबल। ये काउंटर्ड मतलब क्या होता है, फ्लश्ड मतलब क्या होता है, देन स्ट्रिकन मतलब क्या होता है, ग्रीन मतलब क्या होता है। तो यहाँ मैंने मीनिंग यहाँ पे मैंने मैच कर दिए हैं, ये देखिए। एम्बेरेस्ड मतलब फेल्ट अनकंफर्टेबल, काउंटर्ड यानी कि आर्ग्यूमेंट का रिप्लाई देना, देन फ्लश्ड यानी कि रेड फेस हो जाना, देन स्ट्राइकन मतलब अफेक्टेड सीवियरली बाय एन अनप्लेजेंट फीलिंग, मतलब कुछ अच्छा फील ना होना, एकदम से हमें कुछ याद आ जाना, माइंड में स्ट्राइक हो जाना। ग्लीम यानी एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, अपने इमोशंस को दिखाना। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें। Read the highlighted words in the following phrase from the story. Now revisit the story and underline the preposition. ये जो words होते हैं across, over, under, behind, इन्हें हम preposition बोलते हैं। ठीक है, तो prepositions are words used to show the relationship of a noun or a pronoun to other words in a sentence after indicating direction, location, time or manner. सो प्रिपोजिशन क्या होता है, प्रिपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के साथ क्या रिलेशन है बाकी शब्दों का वो दिखाते हैं। तो इसमें क्या होता है, वो डायरेक्शन, लोकेशन या टाइम या क्या स्थिति है, क्या मैनर है, ये बता सकता है। जैसे अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, है ना, उसकी लोकेशन बता रहा है। बिहाइंड अ बिग बनियन, बरगद के पीछे। तो ये जो शब्द होते हैं ओवर, अक्रॉस, ये क्या होते हैं, प्रिपोजिशंस होते हैं। ठीक है, इसमें हम बोलते हैं प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस। ठीक है, नोट्स में आप लिख सकते हो, नोट्स परचेज करोगे तो उसमें डिटेल में है प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस। जैसे कि इसमें जगह बताने वाले, ये जो हमने देखा ना डायरेक्शन या प्लेस बताने के लिए यूज होते हैं। जैसे कि इन, है ना, द बुक्स आर इन द बैग, ऑन द बुक इज ऑन द टेबल, अंडर, ये सारे क्या प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस, है ना। अंडर मतलब नीचे, द कैट इज अंडर द चेयर। देन बिहाइंड, बिहाइंड मतलब पीछे, जैसे ये वाला है पेड़ वाला, ठीक है, ये वाला बिग बनियन ट्री के पीछे। तो ये सारे क्या है, प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस हैं। इसमें और आ जाएगा नियर, पास में, है ना, द स्कूल इज नियर माई हाउस। बिटवीन, बिटवीन क्या है, दो के बीच में, ठीक है, द शॉप इज बिटवीन बैंक एंड हॉस्पिटल। देन एमंग, एमंग मतलब कई लोग या कई चीजों के बीच में। शी वॉज सिटिंग एमंग हर फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स के बीच में बैठी थी। ठीक है, सो ये सारी क्या है, प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस है। नाउ
ये प्लेस वाला मैंने बता दिया। अब होता है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन या मूवमेंट का कैसे हो क्या क्या होता है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ। तो इसको मैं लिख रही हूँ प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे टू, आई एम गोइंग टू द स्कूल, टू स्कूल, तो स्कूल की तरफ जा रहा हूँ, है ना, तो टू। फिर है इन टू, जैसे ही वेंट इन टू द रूम, किधर किस डायरेक्शन में गया, रूम में गया, तो इन टू द रूम, है ना। फिर टूवर्ड्स, टूवर्ड्स मतलब की ओर, ठीक है। जैसे शी वॉक टूवर्ड्स द पार्क, वो पार्क की ओर चली। देन थ्रू, THROUGH, ये सब मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ बेटा, ये नोट्स में डिटेल में कवर है, बट फिर भी यहाँ पे रहना जाए टॉपिक, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। थ्रू मतलब किसी चीज के बीच से होकर जाना, जैसे वी वॉक थ्रू द फॉरेस्ट, हम जंगल के बीच से होकर गुजरे, ठीक है। अक्रॉस यानी कि एक तरफ से दूसरी तरफ जाना, ठीक है। ही रैन अक्रॉस द रोड मतलब उसने रोड को क्रॉस किया, है ना, इस पार से उस पार गया। देन अलोंग, अलोंग मतलब के किनारे किनारे, साथ साथ, जैसे कि ही वॉकड अलोंग द रिवर, वो नदी के किनारे किनारे चला, है ना। तो ये हो गए हमारे प्रीपोजिशन ऑफ डिस्टेंस। नाउ एक और देख लेते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, जिससे हमें टाइम से रिलेटेड रिलेशन पता चलता है नाउन प्रोनाउन का। जैसे एट, जैसे द क्लास स्टार्ट एट 8 AM, क्लास 8 बजे से शुरू होती है ना, 8 बजे शुरू होती है। ऑन, ऑन देखो यहाँ पर भी, ऑन यहाँ पर भी, है ना, तो प्लेस के लिए भी यूज होता है, टाइम के लिए भी यूज होता है। तो ऑन, जैसे कि आई विल कम ऑन मंडे, टाइम बता रहा है मंडे को आएगा, है ना। देन इन, इन यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इन हो जाएगा जैसे मंथ ईयर के लिए, जैसे शी वॉज बॉर्न इन 2012, है ना। सो दीज आर सम प्रेपोजिशन। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट है वो याद रख लेना, जैसे कि इन, इन यानी अंदर, ऑन यानी ऊपर, अंडर यानी कि नीचे, बिहाइंड यानी कि पीछे, बिटवीन यानी कि क्लास में भी मैम बोल के डिक्टेट कराती है ना नोट्स, तो वैसे आप कर सकते हो, है ना। जैसे मैंने अभी बोला तो आप पॉज कर करके लिख सकते हो, ओके। बिटवीन यानी बीच में, एमंग यानी कई के बीच में, थ्रू यानी के बीच से होकर, अक्रॉस यानी कि इस पार से उस पार, टूवर्ड्स, है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। सो आई होप प्रीपोजिशन क्या होते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ जो हमें ये ब्लैंक्स दिए हैं इनको हमें पूरा करना है प्रीपोजिशन के थ्रू, ओके। सो चलिए देखते हैं इसके आंसर्स, ये देखते हैं। आई वॉक्ड थ्रू द विलेज, क्रॉस्ड अ ब्रिज, ओवर अंडर या बिसाइड, तो इसमें आएगा ओवर ब्रिज, अ ब्रूक एंड फाउंड अ क्वाइट गार्डन, यहाँ क्या आएगा, अमंग, नियर, अक्रॉस, तो नियर, ठीक है। यहाँ ओवर, यहाँ पे थ्रू, सिटिंग ऑन अ बेंच इन द गार्डन, इन आएगा। आई एंजॉयड द पीसफुल सराउंडिंग्स, लेटर आई स्ट्रॉल्ड, यहाँ पे अलोंग, along a river bank, exploring the forest and heading, heading जब आ रहा है तो into the unknown, ओके। नाउ नेक्स्ट देखते हैं ये स्टोरीज की हमें डायलॉग्स दिए हुए इन्हें रीड करते हैं। देखो यहाँ इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है ना, शैल वी प्ले चेस और वॉच द क्रिकेट मैच ऑन टीवी ग्रैंडपा, देखो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, आस्क्ड रवि, रवि ने पूछा। देन व्हाई आर, हु आर यू, इन्वर्टेड कॉमास में, सेड, यहाँ आस्क्ड था, यहाँ सेड है, द लिटिल बॉयज मदर, व्हाट डिड यू बोथ डू टुडे, आस्क्ड, देखो आस्क्ड आया, सेड आया, asked Ravi's mother. Have you forgotten? Countered grandpa. Then कुछ चीजें यहाँ inverted में दिख रही है ना. Now choose, जैसे a small child came up to him and asked, Are you playing hide and seek? ये हमने सब पढ़ा था. अब यहाँ हमें आंसर देना है. The word in the quotes are, ये जो words हैं quotes में जो inverted comma में लिखे हैं वो क्या है? एक्सक्लामेटरी या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जो कि आश्चर्यचकित होकर बहुत उत्साह से बोले जाते हैं। इंटेरोगेटिव यानी कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे देखो ये वाला लास्ट में क्वेश्चन मार्क है ना, तो इंटेरोगेटिव हो गया। ये भी क्वेश्चन मार्क है तो इंटेरोगेटिव हो गया। ये भी है ना, सब में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, आप ध्यान से देखोगे तो किस टाइप के सेंटेंसेस है, इंटेरोगेटिव, है ना, ये आप लिख लीजिएगा। देन 1, 4 और 5, ये वाला और ये वाला,
इसमें क्या कॉमन है? आर, डब्ल्यू एच, यस, नो टाइप, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि पहला वाला, शैल वी प्ले चेस और वॉट वॉच द क्रिकेट मैच ऑन टीवी ग्रैंडपा, तो इसका आंसर क्या होगा? यस नो टाइप होगा, है ना। डब्ल्यू एच कौन से क्वेश्चन होते हैं? जो ऐसे वॉट, हु, इससे स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन से हैं? यस नो टाइप के क्वेश्चन है। इनका आंसर यस या नो में आएगा। जैसे फोर्थ देखो, हैव यू फॉरगॉटन, क्या तुम भूल गई थी? तो क्या बोलेंगे? नो या यस, है ना, इसीलिए। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, टू और थ्री जो सेंटेंस है, टू और थ्री देखो, हु आया, व्हाट आया, तो ये किस टाइप के सेंटेंसेस है? डब्ल्यू एच फैमिली के, है ना, तो इसमें ये आ जाएगा। सो देयर आर डैश टू और थ्री टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो यहाँ पे टू टाइप्स के क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं, ठीक है। नाउ मैंने आपको बोला सेंटेंस का कुछ पार्ट इन्वर्टेड कॉमा में है, जो कोट्स में है, जो इस तरीके से इन्वर्टेड कॉमास में है, आर द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। हम इस तरीके से कॉमा लगा के जो लाइन अंदर लिखते हैं ना, मतलब स्पीकर ने वैसे का वैसा कहा है, एक भी वर्ड उसमें चेंज नहीं है, ठीक है। इसीलिए इसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, कि जिसने बोला उसी के शब्द हैं, डायरेक्ट। और इन इनडायरेक्ट स्पीच, ये डायरेक्ट है तो खुद ने बोला। इनडायरेक्ट स्पीच में अगर हम कोई बात बोलते हैं, जैसे मैं कहूं कि मेरे पापा ने कहा मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो ये मैं नहीं कह रही ना, उनके शब्दों को एज इट इज मैंने बोला कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ठीक है। अब मैं इसको किसी फ्रेंड को बता रही हूँ कि अरे मेरे पापा ने कहा वो कल दिल्ली जाएंगे, तो मैं अब उनके बारे में बता रही हूँ कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एग्जैक्ट क्या बोला। जैसे मैंने बोला कि वो कल दिल्ली जाएंगे, लेकिन उन्होंने क्या कहा था? मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ऐसा ही था। तो मैं और वो, इसमें अंतर समझ में आ रहा है कि जब कोई डायरेक्ट बोलता है तो ये मैं, है ना, हम ऐसे यूज होता है। और वो जब हम बोल रहे हैं तो हम उस व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं कि उसने क्या बोला, तो इसे क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब मैंने बताया कि पापा ने क्या किया है ना। या फिर रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। तो आई होप क्लियर है। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं? somebody else reports these words at some other time and at some other place। जैसे मानो, मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक गर्ल है, ठीक है, वो अपने, एक फ्रेंड उसकी यहाँ रहती है, दो फ्रेंड्स यहाँ रहती है, और एक फ्रेंड यहाँ रहती है, ठीक है। ये इनके पास गई कि अरे चलो मार्केट चल रही हो क्या? तो इन दोनों ने क्या बोला कि नहीं नहीं, आज हम दोनों बाज आज हम दोनों मंदिर जा रहे हैं, ठीक है। अब ये इसके पास आई, तो इससे बोला तुम मार्केट चलोगी क्या मेरे साथ? तो इसने बोला उन दोनों से पूछा क्या? तो अब ये लड़की उसको कैसे बताएगी? ये कह सकती है अरे वो दोनों बोल रही है, वो तो मंदिर जा रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट। अगर वो ऐसा बोले, अरे उन्होंने कहा है कि हम दोनों तो मंदिर जा रहे हैं, तो उनकी बात को एज इट इज बोला तो डायरेक्ट, और उसको चेंज कर दिया अपने हिसाब से, अपने वे में बताया उनकी बातों को, तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आगे देखते हैं। Let us have a quick glance at a few guidelines to remind you of the changes while transforming the direct form of speech to indirect। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है तो कुछ यहाँ पे रूल्स होते हैं, ठीक है। जैसे प्रेजेंट जो है वो पास्ट में चेंज हो जाता है, डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट जो है वो पास्ट में चेंज हो जाता है। हेयर जो है वो देयर में चेंज हो जाता है। पास्ट अगर है तो पास्ट परफेक्ट, चलो पहले टेंस की बात कर लेते हैं। तो प्रेजेंट है तो पास्ट में चेंज होता है, पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है तो पास्ट प्रोग्रेसिव में चेंज होता है, पास्ट प्रोग्रेसिव है तो पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में चेंज होता है। सिंपल सा ये रूल जो है ना, चार्ट होता है टेंसेस का, वो आपको याद होना चाहिए। प्रेजेंट प्रेजेंट तो सिर्फ पास्ट करना है हमें, ठीक है। पास्ट अगर है तो पास्ट परफेक्ट आ जाएगा, पास्ट प्रोग्रेसिव है तो पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव आ जाएगा। क्लियर है? नाउ हेयर कहीं लिखा है तो देयर, जैसे उन्होंने कहा वो वहां जाएंगे, उन्होंने कहा मैं वहां जाऊंगा, तो वहां देयर। फिर हेयर, इसका अपोजिट, यहाँ का वहां, वहां का यहाँ। टुडे के, जैसे पापा ने कहा आज मैं दिल्ली जाऊंगा, तो मैं कैसे बताऊंगी? उन्होंने कहा, मेरे पापा ने कहा कि वो उस दिन दिल्ली जाएंगे, है ना। उस दिन तो आज था, हम बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? टुडे का दैट डे, टुमारो का द फॉलोइंग डे। टुमारो अगर लिखा है उसको इनडायरेक्ट में बदलना है तो हम बोलेंगे द फॉलोइंग डे, मतलब आने वाला कल। नाउ लिखा है तो उसको चेंज करके देन कर देंगे, ठीक है। जैसे अब आई है, आई डायरेक्ट में है ना, मैं जो होता है, मैं, तुम, तो आई चेंज हो जाएगा ही, शी,
है ना। उन्होंने कहा कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं क्या कह रही हूँ, वह कल दिल्ली जाएंगे, तो वह का ही आ जाएगा, है ना। यहाँ पे मैं था, वो बोल रहे थे तो मैं बोल रहे थे। आई का मैंने क्या चेंज कर दिया, ही चेंज कर दिया। ऐसे यू का क्या हो जाएगा, ही शी दे, लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, और बहुत सारे हैं तो दे। अब वी का क्या चेंज करते हैं, दे। आवर का क्या चेंज होता है, देयर। ये चार्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नाउ अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है, बोथ, चाहे WH टाइप हो या yes no टाइप के क्वेश्चंस हो, जैसे अभी हमने देखा कन्वर्टिंग द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इनटू डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। हमें क्या करना है, जो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं उनको हमें सिंपल सेंटेंस डिक्लेरेटिव में चेंज करना है। अगर yes no टाइप है तो उसे हमें if या whether लिखना है नेक्स्ट टू द रिपोर्टिंग वर्ब। और जो WH टाइप होते हैं उसमें पहले WH वाला वर्ड आ जाएगा, जैसे हु है तो हु आ जाएगा, है ना, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद। ओके, कैसे कर, इनके एग्जाम्पल्स नहीं दिए हैं, मैं यहीं पर एक दो एग्जाम्पल्स आपको बता देती हूँ। जैसे यस नो टाइप का पहले देख लेते हैं ना, यस नो टाइप का, जैसे पहला जिसका आंसर यस या नो में है, रवि आस्क्ड, रवि ने पूछा आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो, तो इसका आंसर यस या नो में आएगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को, ये हो गया डायरेक्ट, ठीक है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो रवि आस्क्ड, यहां तक सेम है। हमने क्या कहा, इफ लगाएंगे, है ना। ये इन्वर्टेड कॉमा हटा देना है, यहां से शुरू हो रहा था ना इन्वर्टेड कॉमा, तो इसे हटा देना है, लिखेंगे इफ। अब आर यू हैप्पी, तो आर जो है वो प्रेजेंट है, तो इसे किस में चेंज करना है, पास्ट में। तो आर की जगह क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। और यू का क्या हो जाएगा, अब यू का क्या हो जाएगा, मुझसे पूछा जा रहा है, तो इफ आई, और आर की जगह वॉज आ जाएगा, हैप्पी, ठीक है। और अब फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। रवि ने पूछा कि क्या मैं खुश हूं, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख के दिखा दिया है। यस नो वाला एक और देख लेते हैं, जैसे मदर आस्क्ड हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, मम्मी ने पूछा क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया, तो इसका आंसर क्या होगा, यस नो है, तो हम इफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे, तो इनडायरेक्ट में कैसे करेंगे, मदर आस्क्ड, इन्वर्टेड कॉमा हटा देना है, वेदर आई, यू का हो जाएगा आई, हैव का हैड, क्योंकि हैव किस में है, प्रेजेंट में। मैंने क्या बताया था, प्रेजेंट होता है तो पास्ट में चेंज हो जाता है ना, तो पास्ट परफेक्ट में हमने चेंज किया। फिनिश्ड योर की जगह क्या आ जाएगा, माई, आय है तो माई आएगा, है ना, कि मैंने अपना होमवर्क पूरा किया कि नहीं। अब WH टाइप हो, मतलब रवि आस्क्ड, देखो यहाँ पे WH से क्वेश्चन बन रहा है, व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ भी क्वेश्चन ही था आप अगर ध्यान दोगे तो, लेकिन इसमें WH वर्ड नहीं थे, ये हैव से स्टार्ट हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, WH है। ऐसे ही फादर आस्क्ड व्हेन विल यू रिटर्न, यहाँ भी WH है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, रवि आस्क्ड व्हाट का एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, यू की जगह आई आ जाएगा, आर का वॉज हो जाएगा क्योंकि आर प्रेजेंट टेंस में है और वॉज पास्ट टेंस में है, डूइंग। रवि आस्क्ड व्हाट आई वॉज डूइंग, ओके। ऐसे फादर आस्क्ड, व्हेन का व्हेन रहेगा, व्हेन विल यू रिटर्न, तो व्हेन आई, विल का आ जाएगा वुड, रिटर्न, तो पहले यहाँ पे सब्जेक्ट जो भी है वो आएगा, तब ये आएगा हेल्पिंग वर्ब, ओके। सो आई होप इट इज क्लियर कि किस तरीके से करते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा तो आपको ये अच्छे से आ जाएगा, है ना। तो मेन जो है ये वाला टेबल है हमारा कि कौन सा किस में, इससे भी पहले आपको टेंसेस अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों को टेंसेस क्लियर नहीं है तो प्लीज लेट मी नो, ग्रामर की जो सीरीज चल रही है उसको मैं कंप्लीट करूंगी, धीरे धीरे उसमें वीडियोस अपलोड करूंगी, ओके। चलिए अब आगे देख लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पर देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ग्रामर कितना भी मैं यहाँ पे डिटेल में बताऊंगी कोई ना कोई डाउट आपका रह ही जाएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन, ये आप पढ़ो। अरविंद कहता है, डू यू हेल्प इन टेकिंग केयर ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स एट होम, क्या तुम अपने ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प करती हो, उनका ध्यान रखने में हेल्प करती हो, तो प्रिया कहती है यस आई डू, हाँ मैं करती हूँ। वी टेक टर्न्स मेकिंग श्योर दे आर ऑल राइट, हम टर्न बना लेते हैं कि पहले कौन करेगा बाद में कौन करेगा। डू यू हैव ग्रैंड पेरेंट्स लिविंग विथ यू, क्या तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स तुम्हारे साथ रहते हैं, तो अरविंद कहता है नो, माई पेरेंट्स एंड आई विजिट माई ग्रैंडपा एवरी वीकेंड, हम लोग वीकेंड्स पे जाते हैं। हाउ डू यू मैनेज योर ग्रैंड पेरेंट्स मेडिकल नीड्स, जो उनकी दवाइयों की जरूरत है वो तुम कैसे मैनेज करती हो, तो प्रिया कहती है वी हैव अ शेड्यूल फॉर गिविंग मेडिसिन एंड विजिट टू द डॉक्टर्स, कब क्या मेडिसिन देनी है उसके हमारे पास शेड्यूल है, और डॉक्टर के पास कब विजिट करना है उसका भी शेड्यूल है हमारे पास। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन रिपोर्टेड स्पीच,
इसे हमें रिपोर्टेड स्पीच में पूरा करना है, ठीक है। तो अरविंद आस्क्ड प्रिया इफ शी हेल्प्ड इन टेकिंग केयर ऑफ हर ग्रैंड पेरेंट्स एट होम। देखो यहाँ पे मैंने क्या लगाया, टेकिंग केयर, इफ आया है ना, इफ यानी यस नो वाला क्वेश्चन था यहाँ, देखो है ना, डू यू हेल्प, डब्ल्यू एच नहीं है तो हम इफ लगाएंगे, यस नो वाला है, इफ या वेदर लगाएंगे तो यहाँ पे इफ दिया हुआ है। फॉर विच प्रिया रिप्लाइड, फिर प्रिया ने रिप्लाई किया इन अफर्मेटिव एंड सेड दैट दे टुक टर्न्स। जैसे यहाँ पे देखो क्या था, टेक है ना, वी टेक टर्न्स, तो वी का क्या हो गया, दे, हमने चार्ट में देखा था, यहाँ पर देखो वी का क्या हो जाता है, दे हो जाता है ना, तो वही यहाँ पे वी था और टेक है प्रेजेंट, तो इसका पास्ट क्या हो जाएगा, टुक, और वी का दे, तो ये देखो यहाँ पे दिया है। प्रिया रिप्लाइड अफर्मेटिव, दिस इज दे टुक टर्न्स मेकिंग श्योर, यहाँ लिख देती हूँ, मेकिंग श्योर दे वर ऑल राइट, कि वो सही है या नहीं है, ठीक है। देन प्रिया फर्दर आस्क्ड अरविंद, फिर प्रिया ने अरविंद से पूछा, क्या पूछा था, डू यू हैव ग्रैंड पेरेंट्स लिविंग विद यू, तो इसका भी आंसर यस या नो में है, तो इसको भी हम इफ से लिखेंगे या वेदर से लिखेंगे। तो अरविंद इफ ही हैड ग्रैंड पेरेंट्स लिविंग विद हिम, लिविंग विद हिम, कैसे हुआ ये चेंज, तो इफ मैंने बताया यस नो टाइप है, ही यू की जगह आ गया, ये देखो यू की जगह ही, और हैज हैव है तो प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हैड आ जाएगा, पास्ट फॉर्म में आ जाएगा, ओके, ये वाला हैड आ जाएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। अरविंद रिप्लाइड इन नेगेटिव, वो नो कहता है, एंड सेड दैट, फिर क्या कहता है, ही एंड हिज पेरेंट्स visited his grandpa every weekend। देखो he and his parents, तो देखो यहाँ पे इसने बताया था I and my parents and I, अब इसे हम बता रहे हैं तो कैसे बोलेंगे, he and his parents, okay। then he further inquired, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ लिख रही हूं मैं, है ना, how they managed their grandparents, ठीक है, मेडिकल नीड्स। Then Priya responded by saying that they had a schedule for giving medications and visit to the doctor। ये देखो यहाँ लिखा है तो आप यहाँ से चेक कर लेना, कोई स्पेलिंग समझ ना आए तो, है ना, विजिट टू द डॉक्टर, ऐसे फिल करेंगे। नाउ आगे हमें एक ट्रांसक्रिप्ट दिया हुआ है, वो हम पढ़ लेते हैं, फिर उस बेसिस पे ये आंसर्स करने हैं, ओके। तो ये बुक में आपके लास्ट में दिया हुआ है, इसे रीड करते हैं पहले। यहाँ लिखा है, डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू टुडेज सेशन ऑन मेडिकेशन। यहाँ पर बच्चों को कहा जा रहा है, प्रिय विद्यार्थियों आज हम मेडिटेशन की ध्यान की क्लास में आपका स्वागत है। बिफोर वी एक्सप्लोर द टेक्निक्स ऑफ मेडिटेशन लेट मी प्रोवाइड यू विद ब्रीफ इंट्रोडक्शन। हम मेडिटेशन के तो टेक्निक्स पढ़ेंगे ही, लेकिन जानेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। So meditation is an important yogic practice which is commonly used for relaxation and stress management। जो ये ध्यान देने की जो एक प्रक्रिया है, ये एक योगा की तरह, योगिक अभ्यास की तरह है, जो इससे हमें रिलैक्सेशन, आराम मिलता है और स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव भी हमारा कम होता है, ठीक है। बेसिकली हम बात करें, मेडिटेशन प्रोवाइड्स रेस्ट एंड पीस टू द माइंड, हमारे मानसिक
शांति के लिए वर्क करता है। सो मेडिटेशन के दौरान हर तरीके के जो विचार हैं विच कॉज स्ट्रेस आर रिमूव्ड, वो सारे विचारों को हम रिमूव करते हैं जो हमें स्ट्रेस दे रहे हैं। दिस इन टर्न रिजल्ट्स इन एनहांस स्टेट ऑफ वेलबींग, जिसकी वजह से हमारा जो स्वास्थ्य है वो और अच्छा हो जाता है, फिजिकली भी और इमोशनली भी। Okay, now you see after meditation the person feels fresh and gain a new perspective on stressful situation. आप देखोगे कि मेडिटेशन के बाद जो व्यक्ति है ना बहुत फ्रेश फील करता है और तनाव से दूर रहता है। ठीक है, उसको जो स्ट्रेस है ना, स्ट्रेसफुल सिचुएशन को देखने का उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, उसका नजरिया बदल जाता है। नॉट ओनली दिस, मेडिटेशन ऑल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस नेगेटिव इमोशंस एंड इंक्रीजेस सेल्फ अवेयरनेस। मेडिटेशन जो है हमारे नेगेटिव थॉट्स को कम करता है और हमारी जो जागरूकता है खुद के बारे में उसको बढ़ाता है। देयरफॉर I encourage you to start practicing meditation on a regular basis and make it your routine. इसीलिए यहाँ पर आपसे निवेदन किया गया है कि आपको इसका अभ्यास शुरू करना चाहिए मेडिटेशन को और अपने रूटीन में इसे लाना चाहिए। I assure you that it will contribute to your overall well-being and positively influence your memory power. Then in fact practicing meditation regularly can help lessen exam related pressure, allowing you to manage them with ease. आपके एग्जाम के दौरान भी जो प्रेशर वगैरह आता है कि यार ये हो नहीं रहा, कंप्लीट नहीं हो रहा, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा, तो इस स्ट्रेस से भी आपको बचने में मदद मिलती है और आपको टाइम मैनेजमेंट में भी हेल्प मिलता है। सो लेट्स बिगिन द जर्नी ऑफ मेडिटेशन टुगेदर। थैंक यू। अब इस बेसिस पे जो क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। सो मेडिटेशन इज अ फॉर्म ऑफ योगा दैट यूजुअली रिफ्रेशेस द माइंड एंड हेल्प्स विद, जो भी है वहां से आपको पूरा करना है, हमें नोट्स में देख लेते हैं, अगर दिया है तो यहाँ से आप लिख लीजिएगा, है ना। Yes, helps with stress management. Then meditation leads to a better health condition both physically and emotionally. Meditation also aids in lessening undesirable feelings and improving self-awareness. It is advised that we meditate every day so that it becomes a routine. Meditating on a daily basis is beneficial in comfortably tackling exam-related pressures. Okay, so ये हमने देख लिया। अब ये speaking activity है। So intonation क्या होता है? Intonation refers to the pitch of the voice while speaking. जब आप बोल रहे हो तो कौन से वर्ड को बोलते वक्त उस लाइन में आप बहुत तेज बोल रहे थे और कहाँ पे आपकी जो पिच है, वॉइस है, आवाज है, थोड़ी कम हो गई, धीरे हो गई। सो इन क्वेश्चंस इंटोनेशन कैन इंडिकेट द सेंटिमेंट्स और द एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स। जैसे व्हाट इज योर नेम, नेम है ना, तो इन WH या हाउ वाले जो क्वेश्चंस होते हैं तो हमारा फॉलोइंग इंटोनेशन होता है। यहाँ पर हम तेज पूछते हैं और यहाँ आते आते हमारी आवाज धीरे हो जाती है। जैसे व्हाट इज योर नेम, है ना, व्हाट पे हमने फोकस किया। देन आर यू फीलिंग ओके, क्या तुम्हें अच्छा फील हो रहा है, तो यस नो वाले क्वेश्चन में ना हमारा जो इंटोनेशन है यहाँ पे बढ़ जाता है, लास्ट वाले वर्ड पे हम फोकस ज्यादा करते हैं। जैसे मैं पूछती हूँ ना, यहाँ तक आपको समझ में आया, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया, तो लास्ट में हम बढ़ा रहे हैं ना, तो उसे बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज योर नोटबुक इजंट इट, तो यस या नो में आंसर देना है, तो यहाँ पे पिच बढ़ेगी। तो इसमें बस यही समझाया गया है कि कहाँ पे हमारा जो वॉइस का इंटोनेशन है वो चेंज होता है। Now revisit the story and select the different questions, work in pairs and practice speaking them aloud according to the example shared. अब इसी तरीके से आपको अपने जो भी सेंटेंसेस आप ले रहे हो स्टोरी से, उसको पढ़ के फिर से ऐसे बोल के प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो इसमें कुछ करने जैसा नहीं है, तो इसमें मैं क्या ही बताऊं आपको, देख लेते हैं नोट्स में कुछ है इससे नहीं है। अब राइटिंग टास्क पे आ जाते हैं। इसमें क्या दिया है, as you read in the story we have a lot to learn from our elderly based on the lessons learned from them. Write an article for your school magazines on the topic our inspiring elderly. आर इंस्पायरिंग एल्डरली के ऊपर आपको एक आर्टिकल लिखना है अपने स्कूल की मैगजीन के लिए। ठीक है, आर्टिकल इन द मैनर्स गिवन बिलो, इस तरीके से ये जो स्टेप्स दिए हैं ऐसे आपका आर्टिकल होना चाहिए। पैराग्राफ 1 में आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन दोगे टॉपिक का, मेन आइडिया क्या है उसका फोकस बताओगे, देन बट डू नॉट गिव एनी डिटेल नहीं देना, सिर्फ आइडिया देना कि किस चीज पे आप डिस्कस करने वाले हो। पैराग्राफ 2 में डिटेल्स दोगे सपोर्ट करने के लिए अपने मेन आइडिया जो आपने डिस्कस किया कि एल्डरली कैसे इंस्पायर करते हैं। एग्जाम्पल्स, फैक्ट्स और कोटेशंस दोगे। तीसरे में एलैबोरेट करोगे कि हाउ दे ओवरकम चैलेंजेस, कैसे वो कठिनाइयों से बाहर आते हैं और कैसे इंस्पायर करते हैं, वो आपको इंस्पायर करते हैं। लास्ट में आप कंक्लूड करोगे विद फाइनल कमेंट ऑन द टॉपिक एंड लीव द रीडर विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज टू थिंक अबाउट। तो इसका आंसर हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे ये हेडिंग है, आप बीच में भी लिख सकते हैं, यहाँ भी नेम और ग्रेड,
Elderly people are valuable part of our lives. They possess knowledge, experience and wisdom that guide younger generation. Their presence helps maintain values and traditions. They inspire us through their life stories and experiences. ये सब हम पढ़ चुके हैं चैप्टर में. Many elderly people have faced hardship yet remain strong. Their advice teaches us patience, courage and resilience in difficult situations. They have overcome challenges such as health problems and loneliness. Their strength motivates us to stay positive and determined. Their influence plays an important role in shaping our character. In conclusion, elderly people are a source of inspiration and strength. We should respect and learn from them as their experiences provide valuable lessons for life. Okay, so ये हमारा हो गया. इस तरीके से आर्टिकल आप लिख लेंगे. Now next is revisit the story and choose the image that correctly displays grandpa walking stick. तो ये वाला है ना, ये वाला सही है. A picture is worth 1,000 words. तो यहाँ दिया है एक पिक्चर से हम बहुत सारे बातें लिखने से बच जाते हैं. मतलब 1000 चीजों में जो बात आप बताना चाहोगे, एक इमेज उसको सिर्फ एक इमेज के थ्रू आप कवर कर सकते हो, है ना. सो कलेक्ट अ फ्यू मेमोरेबल फोटोग्राफ्स ऑफ योर सेल्फ. दिस इज द टास्क टू ऑल ऑफ यू, है ना. तो ये आप खुद करिएगा. देखिए इस चैप्टर में एक और छोटी सी कहानी दी गई है, द लॉस्ट चाइल्ड. क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी हो गया है तो हम क्या करेंगे, इसमें जो इसके बाद सेकंड पोएम है ना, ये देखो, ये स्टोरी थोड़ी सी बड़ी है, मैं चाहती थी इसी में कवर कर देती. इसको रीड करने में थोड़ा टाइम लगेगा. तो हम क्या करेंगे, इसके बाद जो पोएम है आई कैन नॉट रिमेम्बर माई मदर, ये रीड करेंगे. तो क्योंकि पोएम छोटी सी है तो ये फटाफट हो जाएगा, है ना. तो इसी में मैं ये वाला जो लास्ट स्टोरी है ना, लॉस्ट चाइल्ड, ये मैं कवर करवा दूंगी. ओके, क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है, बस स्टोरी हमें रीड करनी है. सो आई होप ऑल ऑफ यू विल मैनेज विद दैट. सो विल मीट वेरी सून विद द नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. और किस सब्जेक्ट के कौन से चैप्टर्स मुझे कवर करने हैं प्लीज लेट मी नो, है ना. एंड इफ यू वांट नोट्स ऑफ एनी सब्जेक्ट, ऐसा नहीं इंग्लिश का, किसी भी सब्जेक्ट्स के नोट्स आप परचेज कर सकते हैं. ओके, सो व्हाट्सएप पे कनेक्ट करिएगा. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय.